तो कहानी के स्टार्टिंग में ना हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। उस जगह पर मार कुटाई की बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही थी। वहां पर एक बंदा सभी को चुन चुन के मार रहा है। वो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है जो एक आदमी को मारने के बाद वहां पर शांति से खड़ा है। उसके सामने जो आदमी है वो कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि अभी थोड़ा बहुत थका हुआ लग रहा है, उसके सामने जो आदमी है वो उसके ऊपर चार्ज करते हैं और कहता है कि उसे मार डालो। इस मार कुटाई की वजह से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का दिल जो है वो मानो फूटने पे आया हो। जब भी वो अपनी सांस मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो मानो उसके दिल में चुभती है। अब तो वो ये भी नहीं बता सकता कि जो उसके शरीर से टपक रहा है वो खून है या फिर पसीना। जब उन लोगों ने उसके ऊपर चार्ज कर लिया तब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने अपनी तलवार को थोड़ा सा टाइटली पकड़ लिया। बट तभी उसके सामने एक सिस्टम का नोटिफिकेशन अपीयर हुआ जिसमें उसकी कई सारी ट्रेड्स एक्टिव हुई हैं, जैसे कि हर्ट ऑफ आयरन ब्लडेड मोनार्च, वेपन मास्टर, मास्टरफुल हैंड्स, ऐसा ही कुछ। और वो उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। उसका सारा ध्यान उन लोगों की कुटाई के ऊपर था। वो शेर जैसी धाड़ लगाता है। तभी सिस्टम कहती है, यही है रियलिटी। अब यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोतलें और कैंस रखे हुए हैं। और वहां पर चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ है जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा था, लेकिन उसकी गेम ओवर हो गई। ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो भी हमें आगे बताया जाएगा। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आखिर कैसी कचरा गेम है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो हर दिन बस गेम से खेलता है। वीकेंड्स पे नहीं, पूरा वीक। जबकि बाहर बाकी लोग काफी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तब ये गेम खेल रहा होता है। इसने ना कुछ मंथ पहले अपनी जॉब छोड़ दी और अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और गेम एडिक्ट बन गया। जबकि अभी वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है तो उसे ये सोचते हुए यकीन नहीं हो रहा कि उसे ये सब कुछ करते हुए 5 महीने हो गए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 साल हो गए हैं। मतलब 5 साल बंदे ने एक गेम के ऊपर बिताए हैं, जबकि मैं 5 दिन में एक गेम के ऊपर बोर हो जाता हूँ। इस लेजेंडरी गेम का नाम है पैंगेना। ये जो पैंगेना गेम है ये 5 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और ये इस वजह से कि अगर तुम इस गेम को पूरी तरह से खत्म करते हो तो तुम्हें एक, मतलब तुम्हारी जो एक विश है वो पूरी की जाएगी। डेवलपर्स ने इस गेम को एक रेडिकुलस फ्रेज से प्रमोट किया कि प्लेयर्स जिनके पास काफी सारा टाइम है इस गेम को खेलने के लिए, वो क्यूरियस होंगे और इसे खेलेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। देखते देखते 5 साल बीत गए और एक भी इंसान ने इस गेम को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। देन गेम के जो प्लेयर काउंट है वो देखते देखते ड्रॉप होने लगे। और अगर वो इस गेम को लॉग इन नहीं करता तो इस गेम के प्लेयर काउंट होते 0। एंगियाना लॉन्च के टाइम इस वजह से फेमस नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल है, बल्कि इस वजह से फेमस थी कि जो उसके बॉसेस है वो तुम्हारे अपने आप के क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देंगे कि क्या ये क्लियर करने के लिए भी बने हैं। और तुम्हारे कंपेनियंस जो कि कभी भी बिना बताए तुम्हें बिट्रे कर देंगे। और नेम्ड एनपीसीज यानी कि नाम वाले एनपीसीज जो कि तुम्हें हंट करते हैं अगर तुम्हारे ऊपर बाउंटी है तो। एक्चुअली ये एनपीसीज नहीं, एनपीसीएस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स होते हैं इस गेम के अंदर। और ये मतलब ऐसा है ना कि अगर ये तुम्हें टारगेट कर ले तो तुम्हारी जो आईडी है कैरेक्टर की वो भी डिलीट हो सकती है अगर ये तुम्हें मार दे तो। लेकिन इन सभी से भी सबसे वर्स्ट पार्ट जो है वो है तुम्हारा कैरेक्टर। अगर तुम्हारा कैरेक्टर उसमें मर जाता है तो जो भी कुछ है वो सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा तुम्हारी आंखा। अलग शब्दों में अगर तुम वहां पर मर जाते हो तो तुम्हें स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये बात दिखने में जितनी सिंपल है ना वो बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने गेम्स खेली हुई हैं और तुम लोगों ने भी खेली होंगी तो तुम्हें पता होगा ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट होती है। यानी कि तुम्हारे 2-3 दिनों की मेहनत जो कि तुमने 40-45 घंटे लगाए होंगे, सब कुछ खत्म। और इसकी इन सभी डिफिकल्टी की वजह से जो उसकी पॉपुलैरिटी है ना वो खत्म हो गई। और इस पॉइंट पे एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि इस गेम को क्लियर करने की ताकत रखता हो। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर के पास जो 15 अननोन यूनिक आइटम्स होते हैं ना, उनमें से 8 थे। ये उसने 5 सालों में गेन किए थे, लेकिन आज वो सब कुछ डिसअपियर हो गया। यानी कि उसकी 5 सालों की मेहनत पानी में मिल गई। बट तभी वो कुछ देख के चौंक गया। उसे गेम में एक नोटिफिकेशन मिला कि उसका जो कैरेक्टर है वो अब डिलीट हो जाएगा। तो डेथ पेनल्टी की वजह से उसे 16 लाख एसपी पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि सोल पॉइंट्स। ये जो सोल पॉइंट्स होते हैं वो कैरेक्टर के मरने के बाद तुम्हें मिलते हैं 16 लाख, यानी कि 1.6 मिलियन। उसे इतने सारे पॉइंट शायद से उसके यूनिक आइटम्स की वजह से मिले होंगे, लेकिन अब तक जितनी भी उसकी आईडीज डिलीट हुई थी उनकी वजह से उसे लगभग 80,000 टोटल पॉइंट्स मिले होंगे।
पेंगेनी के पास ना एक मस्त एसपी सिस्टम है। तो मरते टाइम जितना तुम्हारा कैरेक्टर वैल्यूएबल होगा, तुम्हें उतने ही सोल पॉइंट्स मिलेंगे। और इन सोल पॉइंट्स को तुम अपने अगले कैरेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितने एसपी तुम अपने कैरेक्टर के ऊपर स्पेंड करोगे ना, तुम्हें उतना ही टैलेंट्स मिलेंगे। और तुम्हारी जो ग्रोथ की कर्व होगी वो भी बढ़ेगी। एक बार अपने मेन प्रोटैगनिस्ट ने 10,000 सोल पॉइंट्स स्वॉर्ड टैलेंट के ऊपर लगाए थे, जब अंत में वो मरते टाइम ग्रैंड मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैनशिप के टाइटल से मरा था। यानी कि पर टैलेंट की जो वैल्यू है वो 10,000 एसपी है। यानी कि अब उसके पास 1.6 मिलियन एसपी है। तो जरा सोचो वो किसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। नॉर्मली तो वो मैजिक टैलेंट के ऊपर ही फोकस करता है, स्टेबल रन के लिए। लेकिन ये अपने मन में सोचने के साथ ही वो एक न्यू कैरेक्टर बनाने में लग जाता है। हालांकि वो ये सब कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन ये उसका फर्स्ट और लास्ट टाइम है एंजॉय करने का, उसके डिलीट करने से पहले। और एक क्लिक में वो उस आईडी को बना देता है। अब यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। इस वाले पैनल में एक लड़की जो कि कॉफी पी रही है, वो उससे कहती है सॉरी यूंगमिन। जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता। वो उससे पूछता है कि आखिर किस लिए। और वो लड़की हर एक लड़की की तरह कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ सेट है। उस लड़की के अकॉर्डिंग उसकी जो एज है वो मैरिज के बारे में सोचने की है, ना कि डेट के बारे में। वैसे बात तो सही है। जिस पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। वो लड़की कहती है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे लड़कों को डेट कर रही है या फिर उनसे शादी कर रही है जो कि वेल नोन कंपनीज में काम कर रहे हैं। और हालांकि वो, जब वो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखती है तो वो पूरा सदमे में जा चुका है। फिर वो समझ जाती है कि उससे कहने का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए वो उससे वहां से जाने की परमिशन लेती है। लेकिन एंड में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि मैं ये आशा करूंगा कि तुम्हारी जो लाइफ है वो अच्छे से कटे। और ये जो बात है ना वो 3 महीने पहले हुई थी। यानी कि जिस लड़की को उसने 5 साल तक डेट किया था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने उसे ब्रूटली डंप्ड कर दिया। वैसे उस लड़की की बात सही है यार, तेरे में ही गलती थी। बट एनीवेज हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पास प्लॉट आर्मर जो है। और उस लड़की के जाने के बाद उसने अपना जॉब छोड़ दिया। एक सेकेंड, उसने जॉब छोड़ दिया? मतलब तब तक वो जॉब पे जा रहा था। यानी कि नहीं नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उस लड़की की ही गलती है। यानी कि तब से वो डिप्रेशन में चला गया और अपने आप को रूम में ब्लॉक कर दिया। तो उसने एक रैंडम बटन पे क्लिक किया, पता नहीं ये कौन सा बटन है। बट अपने मन में वो उसी लड़की को गाली दे रहा था। और तभी वो उस बटन पे प्रेस करता है जिसने कि काफी सारे एसपी पॉइंट्स को खर्च किया। बट वो कुछ देख के शॉक्ड रह गया। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आई जिसमें उसकी एक हिडन पीस एक्टिवेट हुई है। उसे भी इसके बारे में नहीं पता कि आखिर ये हिडन पीस है क्या। उसके सामने एक और मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सेटिस्फाइड दिस सेंचुरी एंड हैव बीन बेटर इन दू पेंगेना। यानी कि इसका मतलब है कि हम तुम्हारी सिंसियरिटी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें पेंगियाना में इनवाइट करते हैं। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने ये कभी भी नहीं सुना था कि पेंगियाना में ऐसा भी कुछ मैसेज आता है। तभी उसे कुछ होने लगता है। उसका सिर बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द करने लगता है। उसके दिमाग में आवाज़ें घूमने लगती हैं। जोर से चीखने के बाद वो कहता है कि आखिर ये क्या है। ये उसे किसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हुआ तब उसके सामने दो नोटिफिकेशंस आई। पहले में लिखा है कि जो तुम्हारी बिगिनिंग है वो डार्कनेस से ज़्यादा डार्कर हो और तुम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में स्विरलिंग करो। दूसरी नोटिफिकेशन में लिखा है कि तुम पेंगियोना में अपनी खुशी ढूंढ पाओ। और जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे कोई पीट रहा है, जो उससे कहता है तुम यूजलेस स्लेव, जल्दी उठ जाओ। आगे वो बंदा कहता है अगर तुम एक और बार वहीं पर पड़े रहे तो मैं तुम्हें हाइड्रागन को खिला दूंगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ समझ नहीं पाता। तब जब वो हाइड्रागन का नाम सुनता है तभी वो चौंक जाता है। और फिर हमें एक क्रिएचर का पंजा दिखाया जाता है जो कि शायद से हाइड्रागन है। वो एक बार अपने अगल बगल देखता है और कहता है कि आखिर ये कैसी सिचुएशन है। वहां पर वही हाइड्रागन भी होता है। वो अपनी मुट्ठियां खींचता है जो कि जंजीरों से बंधी हुई हैं। और वो आदमी उसे दोबारा उन कोड़ों से मारता है और उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है कि क्या वो सच में इतना यूजलेस है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा। अगर उसे उठा नहीं जा रहा तो वो यहीं पर मर जाए। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। वो उन स्लेव के साथ चलता है और अपने मन में कहता है हाइड्रागन, क्या ये सच में उस पेंगेना गेम के अंदर का मॉन्स्टर है। और ये जगह उसे थोड़ी बहुत फेमिलियर लग रही है। और तभी वो कहता है स्टेटस विंडो, और उसके सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है। ये देख के वो चौंक जाता है और कहता है क्या सच में वो। ये कहते के साथ वो अपनी स्टेटस विंडो को देखता है जिसमें कि उसकी स्ट्रेंथ 12, हेल्थ 12, एजिलिटी 12, इंटेलिजेंस 12, माना 12, मतलब सब कुछ 12 पे होता है। और उसके टैलेंट्स, एक्टिव हिडन ट्रेड्स सब कुछ एक्टिवेट होते हैं। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो।
वो दोबारा अपने मन में एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो सच में पेंगिने के अंदर आ चुका है। वो कहता है कि ये एक्चुअल स्टेटस विंडो है, लेकिन वो एक बात पे हैरान रहता है कि आखिर उसके सारे स्टैट्स 12 के ऊपर अटके हुए क्यों हैं। क्योंकि 1 to 10 तक स्टैट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जबकि उसने काफी सारी एसपी पॉइंट को इन्वेस्ट किया था। मतलब एक तरह से 10 के ऊपर वो होती नहीं, लेकिन उसकी 12 पे है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसके पास 13 हिडन ट्रेड्स हैं। बट तभी वहां पर कुछ हलचल होती है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहां पर जो आजू बाजू में लोग थे वो भी चौंक गए। उनके सामने से कुछ आ रहा था। यह डेजर्ट क्वीन की आर्मी है। उन लोगों ने उनका नॉन एग्रेशन का पैक्ट तोड़ दिया है और उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो सभी लोग बैटल के लिए प्रिपेयर रहने के लिए कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को देख के काफी हैरान रहता है। वो अपने मन में कहता है, स्नेक प्रिंसेस, ये शायद से उसने कहीं पे सुना है। तभी एक मेन क्वेस्ट उसके ऊपर अपीयर होती है, जो देख के वो भी चौंक गया। उसकी मेन क्वेस्ट यह है कि उसे #1 पे सरवाइव करना है, और जो रिवॉर्ड है वो उसके आउटकम के अकॉर्डिंग उसे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसे मौत मिलेगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, सरवाइव। तभी उनके ऊपर काफी सारे तीरों की बौछार होती है, मानो कि तीरों की बारिश हो रही हो। उस तीरों की वजह से कई सारे लोग मारे गए, कई सारे स्लेव्स भी मारे गए। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वहां पर उस तीरों के बीच खड़ा है। वो अब भी हैरान है। तब उसकी एक हिडन ट्रेट, द हर्ट ऑफ आयरन ब्लडेड मोनार्च, एक्टिवेट हो गई। हर्ट ऑफ आयरन ब्लडेड मोनार्च, ये एक ऐसी लिंक्ड ट्रेट है जो कि तभी एक्टिवेट होती है जब फिजिकल टैलेंट मैक्स्ड आउट हो। ये तुम्हारे एग्जॉशन को प्रिवेंट करती है और तुम्हारे ऑफ गार्ड पकड़े जाने के चांस को रिड्यूस करती है, और तो और सिचुएशन को रैपिडली ग्रैस्प करने के लिए अलाउ करती है। अगर मेन प्रोटैगनिस्ट वहां पर ऐसा ही खड़ा रहा तो वो जरूर से मारा जाएगा। उसे सरवाइव करने के लिए वहां से मूव करना ही होगा। जब मेन प्रोटैगनिस्ट वहां पर बैठा हुआ था, तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वहां की एक तलवार उठा के उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है, और उन दोनों के बीच एक स्वॉर्ड क्लैशिंग होती है। लेकिन एंड में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसके पीठ के ऊपर कई सारे अटैक्स मार के जीत जाता है। इस अटैक की वजह से उसकी एक और हिडन ट्रेट एक्टिवेट हुई, वेपन मास्टर की। उसकी आंखों में अब एक डिटर्मिनेशन दिख रही है। अब वहां पर जो सभी लोग थे वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब इनके ऊपर हमला हो रहा है तो ये उससे क्यों लड़ रहे वे। एक आदमी स्पेयर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसके स्पेयर को वहीं पर काट देता है, और उसको भी ऑफ कोर्स वो और दो लोगों को भी मारता है। जबकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पहली बार किसी वेपन को यूज कर रहा है, लेकिन वो इस वेपन को एकदम एक्सपर्ट की तरह यूज कर पा रहा है। एक आदमी प्रिसाइसली हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करता है, जो कि वो बाल बाल डॉज करता है। लेकिन इस सभी से भी हटके वो सामने वाले की जो वेपन की ट्रैजेक्टरी है वो पहले से ही डिटेक्ट कर पा रहा है। इसी वजह से वो अपने सामने वाले एनिमी को बड़ी आसानी से मार देता है। अब यहाँ से नरसंहार करने के बाद ये वाली वही सिचुएशन आ जाती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। उसके सामने वो सारे आदमी हैं जो कि उसे मॉन्स्टर कह रहे हैं। एक ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इंजरी की वजह से उसकी जो पूरी एक्सपीडिशन है वो फाइट नहीं कर पाएगी। हमारे प्रोटैगनिस्ट की एक और हिडन ट्रेट एक्टिव होती है, मास्टरफुल हैंड्स, जिसकी वजह से उसकी जो वेपन की प्रोपेशंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी स्वॉर्ड की प्रोपेशंसी लेवल 6 पे पहुंच गई, और स्पेयर की भी। लेकिन जो मैक्स प्रोपेशंसी लेवल है वो 10 है, बट वो ऑलरेडी 6 पे पहुंच चुका है। प्रोफिशिएंसी लेवल 6 यानी कि वो अभी एक फेमस नाइट की तरह हो चुका है। तो यही पावर है उस हिडन ट्रेड की। जबकि अब वो इस लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसके सामने 500 ट्रूप्स हैं। जबकि ये क्वेस्ट कह रही है कि उसे इनके बीच सरवाइव करना है। वो अपने मन ही मन कहता है कि क्या ये क्वेस्ट बुल क्रैप है। अब इस वाले पैनल में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि तख्त पे बैठी है। ये जरूर से डेजर्ट क्वीन होगी, और उसके सामने जो बैठी है वो स्नेक प्रिंसेस होगी। क्वीन कोल्डली कहती है, तो डीमन वर्ल्ड की एक्सपीडिशन फेल्ड हो गई। क्या ये सच है स्नेक प्रिंसेस? जिस पर स्नेक प्रिंसेस हाँ में जवाब देती है। क्वीन कहती है, अगर ये सबको पता चला कि डेजर्ट सिटी ऑफ फैसलमीर ने एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के जो बेवकूफ हैं वो सारा इल्जाम उनके ऊपर ही डाल देंगे। इसलिए उन्हें इस सबको अभी ही रोकना पड़ेगा। फिर क्वीन स्नेक प्रिंसेस से कहती है, तुम कैल्समैन डेजर्ट की हेड हो, तो तुम्हें उन सभी स्ट्रगलर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो भी एक्सपेडिशन में थे। उन्हें सारे एविडेंस को इरेज करना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि फैसलमीर ने कोई भी ट्रूप सेंड नहीं किए थे। और तो और जो भी उनके फेल्यूर से कनेक्ट हो वो उन्हें इरेज करना है। और अगर वो इस बार ये सब कुछ कर देती है तो क्वीन जरूर से उसका जो कर्स है वो उसके बॉडी से निकाल देगी। ये सुनकर प्रिंसेस सिर्फ इतना कहती है, हाँ मैं समझ गई। बट क्वीन उससे कहती कि उसे एक बात समझनी चाहिए कि इस बार वो फेल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर प्रेजेंट में प्रिंसेस सभी तरफ देख रही होती है।
वो एक आदमी से पूछती है कि क्या सब कुछ हो गया। वो आदमी कहता है कि वहां पर सिर्फ एक ही स्लेव बचा है जो कि होल्ड बैक कर रहा है। प्रिंसेस कहती है, क्या होल्ड बैक? अब यहाँ पर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने कत्लेआम मचा दिया था। वहां पर सिर्फ लोगों की लाशें और खून की स्मेल फैली थी। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का लेवल भी इंक्रीज होके 2 पे आ गया। देखते ही देखते उसका जो माना है वो भी रिस्टोर हो गया और उसकी जो फैटिग्यू थी वो भी रिमूव हो गई, यानी कि उसको जो चक्कर आ रही थी। अब वहां पर जो भी सोल्जर्स थे वो कहते हैं कि वो उनके रास्ते से हट जाए, बट वहां पर वो प्रिंसेस आ जाती है जिसे देखकर वो सभी लोग कहते हैं, प्रिंसेस। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है, फाइनली वो वहां पर आ गई है। एसाबेला वॉन डर्सियन। एसाबेला वॉन डर्सियन जो कि अभी लेवल 8 पे है। वो डेजर्ट क्वीन के कर्स के कारण ये एरिया लीव नहीं कर सकती है। उसका लेवल 8 देख के हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी हैरान रहता है। वो अपने मन ही मन कहता है कि वो उसके अगेंस्ट जीत नहीं पाएगा, चाहे वो जो भी कर ले। जबकि पेंगेनिया में जो हाईएस्ट लेवल है वो 10 का है, बट फिर भी 7 लेवल भी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड को सेपरेट करता है। और अब लेवल 7 से ऊपर यानी कि अब असली डिफरेंस शो होना शुरू हुआ है। लेवल 8 यानी कि उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब समझ आया कि लोगों ने ऐसी डिफिकल्टी की वजह से इस गेम को छोड़ दिया, और ऐसे हाई लेवल के लोग अक्सर फेमस ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस ही होते हैं, और अभी के टाइम पे उससे भिड़ना यानी कि डिजास्टर ही है। बट वो इस चीज को पढ़ता है कि वो इस एरिया को छोड़ नहीं सकती है डेजर्ट क्वीन के कर्ज के कारण, जो देख वो काफी हैरान रह गया। आगे प्रिंसेस जमीन पे लैंड कर गई और वो एमसी से कहती है, तुम्हारा शो काफी इंटरेस्टिंग था, हालांकि तुम्हें अब मरना होगा। ये कहते के साथ वो अपना एक्सट्रीम ऑरा रिलीज करती है। हमारा एमसी स्पीचलेस रह जाता है। वो अपने मन में कहता है, वो रीजन जिसकी वजह से मैंने पिंगनिया को खेलना शुरू किया था, जबकि ये गेम अपनी हार्ड डिफिकल्टी की वजह से काफी क्रिटिसाइज हुआ। इवन दो उसने बहुत सारे हार्ड गेम्स भी खेले, लेकिन फिर भी उसने कोई ना कोई उनको जीतने का रास्ता ढूंढ ही लिया था। उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि इसकी डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि वो सभी परवर्टों में से भी ज्यादा परवर्ट था। और अगर वो सही गेस कर पा रहा है, बट तब तक प्रिंसेस ने उसके ऊपर चार्ज कर दिया। प्रिंसेस का अटैक उसको लगभग लगने ही वाला था। तभी वो कहता है, क्या तुम्हें क्वीन का कर्ज हटाना नहीं है? ये सुनने के बाद प्रिंसेस वहीं पर रुक जाती है। ऑलमोस्ट उसके गर्दन के करीब ही प्रिंसेस अपने दांत को पीसती है, फिर उसके पास आके कहती है, आखिर तुम कौन हो? मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं सितारों को पढ़ सकता हूँ और लोगों को सितारों के पास पहुंचा देता हूँ। आई एम द स्टार बियरर और मैं तुम्हारे ऊपर से वो क्वीन का कर्ज भी हटा दूंगा, जिससे तुम इस डेजर्ट को छोड़ पाओगी। यह सुनने के बाद प्रिंसेस और भी ज्यादा चौंक जाती है। वो अपने मन में कहता है, इसने काम किया। तो जो स्टार बियरर क्लास है वो एक एनपीसी क्लास है, जो कि उसी प्लेयर के पास होती है जिसका ट्रांसेंडेंट मैक्स लेवल पे होता है। ये क्लास सिर्फ एनपीसीएस के पास ही एग्जिस्ट करती है, और ऑफ कोर्स वो कोई असली स्टार बियरर नहीं है। बट क्वीन का कर्स रिमूव करने के लिए उसे स्टार की ब्लेसिंग चाहिए होती है, जो कि उसे स्टार बियरर से ही मिलेगी। जबकि इसाबेला को इस कर्ज से निकलना है तो उसे उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। इसाबेला वॉन डेरसेन एक ऐसा कैरेक्टर जिसे कि उसने ही बनाया था। इसाबेला एक अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर थी जिसे कि उसने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था उसकी स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से। अगर क्वीन कर्ज को हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ऐसा डिवाइस जो कि प्लेयर को स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग मैप में बाउंड करके रखे। बट एक प्लेयर का जो कैरेक्टर होता है वो उस गेम का एंड देखने के लिए बना होता है। मतलब ओरिजिनली वो ट्रैवल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। आई नो तुम लोगों के भी ये घंटा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन जो भी इसमें लिखा है मैंने वही बताया है। यानी कि बेसिकली एक पंछी जो कि पिंजरे में कैद है, जो कि उस पिंजरे से निकलना चाहता है। अब यहाँ पर इजाबेला उससे उसका नाम पूछती है, जिसके ऊपर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना नाम बताता है जो कि है रैंडोल्फ। और ये जो उसने अपना नाम बताया ये उसका कैरेक्टर का नाम सेट हो जाता है। अब यहाँ पर इंटेंस अकिया मिचोली के बाद प्रिंसेस वहां से जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अब मारने का पोस्टपोन करती हूँ, बट हवेवर अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर जाते हुए वो अपने लोगों से कहती है, इसे एक्सकॉर्ट करो, यह हमारा हॉनर्ड गेस्ट है तो इसे वैसे ही अच्छे से ट्रीट करो। इसाबेला के वहां से जाने के बाद उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया, और उसकी उस जीत को लेकर उसे काफी सारे नोटिफिकेशंस मिले। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो यार, बहुत सारे हैं। और जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि रैंडोल्फ है वो बहुत ज्यादा थकने की वजह से वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें खोलकर अपने टोटल पॉइंट्स को देखता है जो कि 220 हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है, जो कि एक मेन क्वेस्ट है। अब ऐसा ही कुछ टाइम बीत जाता है और वहां पर रात होती है। अब यहाँ पर रात में वो बात ले रहा है। वहां पर बात लेते लेते वो नोटिफिकेशन से पढ़ रहा होता है, जो कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर एक रेफरेंस दिया है, स्वॉर्ड ऑफ मेगला, मतलब अरे वही एल्डन रिंग की जो क्वीन ऑफ मेगला है उसकी स्वॉर्ड। अब उसे एक बात समझ नहीं आ रही, जो उसे रिवॉर्ड मिला है ब्रोकन पीस ऑफ अ गोल्डन स्केल, वो आखिर क्या है? मतलब ये मिला नहीं है शायद से, लेकिन ये पेंगेना और रियलिटी के बिटवीन जो सिंक्रोनाइजेशन है उसे अलाउ करता है।
वो इसे 24 घंटे के अंदर ऑन या फिर ऑफ कर सकता है। वो कहता है क्या, रियलिटी और पेंगेने के बीच सिंक्रोनाइजेशन। बट तभी उसका डोर ओपन होता है और वहां से 3 लड़कियां आती हैं। वो उससे पूछती है कि क्या उसे अच्छा लगेगा अगर वो उसे अच्छे से नहलाए। इस पर रैंडॉल्फ जवाब देता है कि सिर्फ पैर, और अपने मन में कहता है तो उसने उसे टेस्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। वो उसके पैरों को अच्छे से साफ करती है। रैंडॉल्फ कहता है ये प्रिंसेस की अलाइज होंगी, और अगर वो यहाँ पर रिएक्शन देता है तो ज़रूर से वो उनके ऊपर सस्पिशियस होगी, क्योंकि स्टार बियरर्स किसी भी सेक्सुअल डिजायर को रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उसे सिर्फ शांत ही रहना होगा। लेकिन उसकी नज़र कहीं पे चली जाती है, इसलिए वो स्टेटस विंडो को बीच में लाता है। जब वो गौर से स्टेटस विंडो को देखता है तब वहां पर कुछ लिखा हुआ है। वहां पर कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हमें नीचे दी गई है। वो ब्रेकडाउन के बारे में, पेंगेना और रियलिटी के बीच। ये ब्रेकडाउन अभी तो 7.66% पे है, और जब ये 10 पे चला जाएगा तब जो फर्स्ट क्रैक है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये सब के बाद भी रैंडोल्फ को कुछ भी समझ नहीं आता। बट उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि हॉल ऑफ फेम ओपन हो गया है। उसमें उसके मेन क्वेस्ट के बारे में था जो कि सर्वाइवल का था, जिसमें कि वो पहला आया। और ये रैंकिंग उनके पॉइंट के हिसाब से है, यानी कि उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही कोई क्वेस्ट को कंप्लीट किया होगा। पहले नंबर पे हमारा रैंडोल्फ, दूसरे पे गार्चिया, तीसरे पे आई लव मिंट चॉकलेट ऐसा ही कुछ, चौथे पे ऑब्सिडियन, और पांचवे पे स्लॉटर। वो लड़की उसे आवाज़ देती है, लेकिन रैंडोल्फ उसको कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो चौंका हुआ है। क्योंकि ग्राचिया और आई लव मिंट चॉकलेट ये वो लोग हैं जिनके साथ वो गेम खेला करता था। वो काफ़ी हैरान है क्योंकि उसे तो लगा था कि उन्होंने उस गेम को छोड़ दिया और कहीं पे डिसअपेयर हो गए। बट अभी जब वो समझ पा रहा है तो उन्हें भी इस गेम में खींच दिया था, जैसा कि उसे खींचा है। बट उसकी नज़र एक और फीचर पे पड़ती है। वहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा था जबकि वो रैंक में पहला आया है तो उसे एक लॉग आउट का फीचर मिलता है जिससे कि वो लॉग आउट हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइट हो जाता है क्योंकि वो फाइनली इस डैम्ड गेम को लीव करने वाला है। इसलिए वो सभी को भगाने का ट्राई करता है, बट वो लड़कियां कहती है कि स्नेक प्रिंसेस ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि उन्हें उसकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। बट रैंडॉल्फ सीरियसनेस से उनसे कहता है कि उसे स्टार से कम्युनिकेट करना है, वरना वो अपने पावर को खो देगा। तो जाओ और प्रिंसेस से पूछो कि क्या वो ये चाहती है। इस पर वो लड़कियां कुछ भी नहीं कह पाती और वहां से चली जाती है। और आखिर में वो उनसे कहता है कि वो जाके प्रिंसेस से कहे कि जब उसका कम्युनिकेशन ख़त्म होगा तो वो प्रिंसेस से मिलने आएगा। वो भी हाँ में जवाब देके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर अकेले में वो काफ़ी शुक्रगुजार होता है कि उस एक्सक्यूज़ ने एक्चुअली वर्क किया। उसे तो लगा था कि वो इस जगह पे हमेशा के लिए फंस जाएगा, बट अभी उसे अच्छा लग रहा है कि वो इस स्टूपिड गेम से बाहर निकल पाएगा। जब वो लॉग आउट के बटन पे दबाता है तब उसके अगल बगल एक रोशनी फैल जाती है, और उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है कि उसे अपने कैरेक्टर को किसी सेफ प्लेस पे रखना चाहिए, और अगर उसका कैरेक्टर मरता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। और वहाँ पर लॉग आउट कंप्लीट होता है। लेकिन वहाँ पर रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शोर चल रहा था। लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें, हर तरफ बस आग ही आग फैली हुई थी। लोग यहाँ वहाँ मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, और कई सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। हर किसी के फ़ोन में इमरजेंसी का मैसेज आ चुका है। रैंडॉल्फ भी खिड़की से बाहर देखता है, और वो देख के वो बहुत ज़्यादा ही हैरान रहता है। वो सारे मॉन्स्टर्स, वो एकदम से नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर पिंगेनिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। तभी उसके साइड में कुछ गोल्डन गिरता है। तो अब इस वाले सीन में ना उसे सब कुछ फ्लैशबैक में याद आ रहा होता है, कैसे वो उस गेम में पहुंचा था, कैसे उसने वो फाइट लड़ी, और कैसे वो उस प्रिंसेस से मिला था। अब ये सब कुछ याद करने के बाद वो एक चीज़ कहता है, आखिर वो अभी कहाँ पर है। ये रूम उसे दिखने में उसी के रूम जैसी लगती है। तो उसे ये लगने लगता है कि क्या वो ज़्यादा गेम खेलने की वजह से सो गया था, और ये सब कुछ क्या सपना था। और वो इस बात पे यकीन भी कर सकता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है, क्योंकि ये उसकी एक असली ज़िंदगी है, किसी नॉवेल की नहीं कि वो किसी के अंदर फंस के रह जाए। बट जो अपने सामने वो एक चीज़ देखता है उससे उसकी आंखें भर आ जाती है। आई मीन खुली की खुली रह जाती है। उसके सामने एक पोटली थी, और वही एम्बलम था या फिर जो भी था। उसे देखकर वो कहता है आखिर ये मेरे रूम में कैसे है। अब उसे ये मत कहना कि ये सब कुछ सच था। और फिर वो कहता है कि हाँ सही कहा, लेकिन गेम का क्या हुआ। जब वो गेम देखने के लिए कंप्यूटर की तरफ देखता है तब कंप्यूटर में वो गेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है, यानी कि वो होम पेज से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। बट तब उसे बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर बाहर लोग उन मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे हैं। कई सारी लाशें पड़ी हुई है और कई सारे लोग उनसे फाइट बैक कर रहे हैं जो कि पुलिस है। वो वहां पर उनकी मदद के लिए और फोर्स को बुलाते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उन मॉन्स्टर्स की तरफ देख के यही कह रहा है
कि आखिर पेंगेनिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में अपीयर कैसे हुए। वो अपने मन ही मन कहता है कि अब उसे ये मत कहना कि जो पेंगेनिया और रियलिटी के बीच जो बाउंड्री थी वो टूट चुकी है। वो सिस्टम में देखता है तब उसकी सारी की सारी जो ट्रेड्स थी वो अभी भी अवेलेबल है। तो वो एक बात सोचता है, उसका हाथ उस मेटल पीस की तरफ जाता है और वो कहता है, अगर गेम के मॉन्स्टर्स रियलिटी में आ सकते हैं तो गेम के आइटम्स रियलिटी में क्यों नहीं आ सकते। वो इसी बात को चेक करने के लिए उस इन्वेंट्री या फिर जो भी पोटली थी उसको हाथ में लेता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पास मिकेला की सॉर्ड और हाइड्रैगन का सोल है। बट उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इसे यूज़ कैसे करे, क्योंकि जब वो गेम में था तब उसे पता था कि वो डबल क्लिक करके इसे यूज़ कर सकता था। तब उसे एक और नोटिफिकेशन आती है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रोकन। ये जो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रोकन है ना, ये उसके रैंडल्फ की बॉडी और जो उसकी रियलिटी में बॉडी है इन दोनों को सिंक्रोनाइज करेगा। और इसे करने के लिए उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। वो अपने मन ही मन सोचता है, उसे पता है कि रियलिटी वाला वो तो कभी भी इन मॉन्स्टर से भिड़ नहीं सकता। बट अगर क्या हो कि रैंडल्फ और उसकी बॉडी एक तरह से जुड़ जाए, रैंडल्फ के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होती है। और जो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रोकन गोल्डन स्केल था उसके लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। फिर हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक औरत उसके बच्चों को लेकर भाग रही है। वो बच्ची उसके पिता के बारे में पूछ रही है कि आखिर उसके पिता कहाँ पर हैं और वो कब आएंगे। उसकी माँ उससे कहती है कि वो जल्दी आ जाएंगे। और तभी उनके ऊपर जो बिल्डिंग थी वो उनके ऊपर गिर जाती है। लेकिन वो औरत उस बच्चे को आगे ढकेल देती है, जिसकी वजह से वो बच्ची तो बच जाती है, लेकिन वो औरत उसी मलबे के नीचे दब जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और रोती है। और उसकी माँ उससे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हुई हूँ जी, तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ से एक और लड़की उनकी तरफ भागते हुए आती है। वो वहाँ पर आके उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब वो मलबे में दबी हुई औरत उस लड़की से कहती है कि वो उसकी बच्ची को उसके साथ लेके चली जाए। और फिर वो औरत वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो लड़की उस बच्चे से कहती है कि वो उसे माफ़ करे, वो उसे बचा नहीं पाई, लेकिन वो ज़रूर से उसे प्रोटेक्ट करेगी। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो कि उसी की तरफ झपटते हुए आ रहा है। अब उसने ये उम्मीद छोड़ी दी कि वो बच पाएगी। वो आखिरी में कहती है कि तो ऐसे वो मरने वाली है, लेकिन उस मॉन्स्टर के उसके पास पहुंचने से पहले ही उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये करने वाला कोई और नहीं, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ही है। वो दोबारा उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और उसे पीसेस में काट देता है। उसकी ये प्रिसाइज स्किल देख के वो लड़की वहीं पर चौंक जाती है। फिर वो अपने मन ही मन कहती है तो वो बच गई। फिर वो रैंडल्फ की तरफ देख के कहती है, आखिर ये इंसान कौन है। एक और मॉन्स्टर पीछे से उसकी तरफ आता है। वो लड़की उसे पीछे देखने के लिए कहती है। अभी उस मॉन्स्टर को जो कि रैंडल्फ के पीछे से भागते हुए आ रहा था, उसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके खा लेता है। जो देख के वो लड़की सदमे में चली जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या है। एक बड़ा सा ड्रैगन जिसके 9 सिर है। बट रैंडल्फ जाके उस ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा हो गया, जो देखकर वो लड़की पूरी तरह से सदमे में चली गई और अपने मन ही मन कहने लगी, क्या वो ये सपना देख रही है। अब जबकि सब कुछ खत्म हो गया है तो वो बच्ची उतर के उसकी मॉम के पास चली गई, जो कि वहां पर मरी पड़ी है। वो लड़की वहां से सब कुछ देख रही होती है और यहाँ पर हमारा रैंडल्फ उन मॉन्स्टर्स को कुत्तों की तरह मार रहा है। उस दिन ये मॉन्स्टर्स सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आए, जिन्होंने आधी इंसानियत को खत्म कर दिया। लेकिन उस दिन सिर्फ वही नहीं थे जो कि अपीयर हुए, बल्कि कुछ कुछ वॉरियर्स भी आए। उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को ऐसे मार दिया मानो कि वो कुछ भी ना हो। वहां पर एक बंदा चिल्लाते हुए सभी को कह रहा होता है, अब कोई भी फिक्र मत करो, वो सभी को प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये जो वर्ल्ड है वो बहुत जल्दी ही बदल गया। उस बंदे की स्ट्रीमिंग वहां पर एक बंदा देख रहा होता है। वो उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि ये बस एक इडियट है जो कि अपने फ्रेगमेंट को ऐसे ही जाया जाने दे रहा है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो रियलिटी और पिंगेनिया है वो आपस में मर्ज होना शुरू हो चुका है। इस प्लेयर का नाम है मैसेकर। वो अपने मन ही मन कहता है, पिंगेनिया और रियलिटी जल्दी पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगी। फिर जो केओस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर तुम लोग भूल चुके हो तो मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि जो पिंगेनिया है वो अपनी डिफ़िकल्टी के लिए फेमस थी, ना कि गेम प्ले के लिए। और मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि ऐसे ही गेम हमारे रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है एल्डन रिंग। और कमेंट में ज़रूर से बताना कि किस किस ने ये गेम खेली है और इसकी डिफ़िकल्टी कैसी है। अब यहाँ पर वो बंदा अपने मन ही मन कहता है कि जो ज़्यादा फ्रैगमेंट्स को ऑब्टेन करेगा वो फ्यूचर में उतना ही ताकतवर होगा। और जो रैंकिंग की लिस्ट थी जो कि 2 सालों तक बदली नहीं थी वो भी बदल गई। इसमें सबसे पहले नंबर पर है रैंडोल्फ और मैसेकर 5th पॉइंट पे है। वो बंदा कहता है, रैंडोल्फ क्या ये फैंटम है। फैंटम जिसे घोस्ट नाम से भी जानते हैं। अब तक उसका रियल नाम किसी को भी नहीं पता है। सब लोग उसे सिर्फ इन्हीं निकनेम से जानते हैं। वो पहला बंदा था जिसने एनपीसी एक्सपीडिशन को फॉर्म किया था, जिसे वो कहता था डीमन रेल्म एक्सपीडिशन। वो अकेला था जो गेम बॉस क्लियर होने से पहले वहां पर पहुंचा था। हालांकि वो वहां पर फेल हो गया था, लेकिन फिर भी वो पिंगेनिया का नंबर 1 प्लेयर था। बट वो जिस स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को पजेस करता था वो पिंगेनिया में ही मर गया। और फिर एक्सपेडिशन फेल होने के बाद वो फिर से समन हो गया।
हालांकि उसकी जो अपीयरेंस और इक्विपमेंट है वो फिर से रीसेट हो गए होंगे और शायद से टैलेंट भी। इसलिए अब उसे समझ आ रहा है कि उसे हाई स्कोर कैसे मिला। अब यहाँ पर रैंडोल्फ मस्त नहा रहा होता है, शायद से वो गेम में फिर से वापस आ चुका है। वो अपने मन ही मन कहता है रियलिटी में मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए हैं और जो प्लेयर्स है वो भी समन हो गए हैं। उन लोगों ने अपने पेंगेनिया के कैरेक्टर्स का ही फॉर्म ले लिया। अब सारी सिचुएशन उसे क्लियर हो रही है। उसके लास्ट कैरेक्टर के साथ जब वो डीमन रेल के एक्सपेडिशन पे था, तब उसने जिन मर्सनरीज को हायर किया था जो कि एनपीसीज थे, वो भी उसके खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि उसके जो फ्रेंडली एनपीसी कंपेनियंस थे उन्होंने भी उसे बिट्रे कर दिया। वो चाहे जो भी पॉसिबिलिटी कंसिडर करे, उसके बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। बट क्या हो अगर वो सारे इंटरफेयरिंग करने वाले वेरिएबल्स उसी के जैसे समन प्लेयर्स हों, वो प्लेयर्स जिन्हें एंडिंग नहीं चाहिए हो, या फिर वो प्लेयर्स जो उसे राइवल कंसिडर करते हो। अब लोगों ने पीठ पीछे उसे टारगेट बना दिया और शायद से अभी भी वैसा ही चल रहा होगा। और अगर पिंगेनिया और रियलिटी की बाउंड्री कोलैप्स हो गई तो वो खुद को लॉग आउट करने से हाइड नहीं कर पाएगा। तो दोनों वर्ड्स में उसकी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये कहते कहते वो प्रिंसेस के पास पहुंच गया। प्रिंसेस उससे पूछती है क्या उसके स्टार से बात करना हो गया। रैंडल्फ कहता है हाँ उसका हो गया। अब वो यहाँ पर उसका प्रॉमिस रखने के लिए आया है। जो सुनकर प्रिंसेस कहती है कि बहुत बढ़िया। तब वो कहता है कि पर उसकी एक कंडीशन है। प्रिंसेस उसकी उस कंडीशन के बारे में पूछती है। तब रैंडल्फ कहता है कि वो उसे सेंचुरी में लेके जाए। ये सुनकर इजाबेला चौंक जाती है और उससे कहती है सेंचुरी, क्या तुम पागल हो। अब रैंडल्फ अपने मन में कहता है उसकी सेकंड मेन क्वेस्ट ये है कि उसे क्लास को ऑब्टेन करना होगा। फिर वो हंसते हुए इजाबेला से कहता है कि वहाँ पर स्टार ट्री है, उसे क्लास को ऑब्टेन करने के लिए सेंचुरी में जाना ही होगा। ये मेन क्वेस्ट में लिखा हुआ है। जब उसे वहां पर जाने के बाद क्लास मिल जाएगा तब रिक्वेस्ट अपने आप एंड हो जाएगी और उसकी रैंक उसके क्लास के ऊपर डिपेंड होगी। अब इस वाले सीन में हमें खंडर जैसी एक जगह का सीन दिखाया गया जहाँ पर हमारी प्रिंसेस चल रही है और साइड में लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। फिर वो अपनी नाक को साफ करती है। हाय कितनी हॉट है। पीछे से अपना प्रोटैगनिस्ट भी देख रहा होता है। वो अपने मन ही मन कहता है उसे सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगा इन सारे गार्ड्स को वाइप आउट करने के लिए। उससे ज़्यादा रिलायबल कोई भी नहीं हो सकता। अब हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब रैंडल्फ में सेंचुरी में जाने की बात कही थी। वो वहाँ पर जाके ही क्लास ऑब्टेन कर सकता है। तब उसने उससे कहा था कि वहाँ पर एक स्टार ट्री भी है तो वो उसे चाहिए। इजाबेला भी कहती है क्या वहाँ पर स्टार है। रैंडल्फ कहता है कि हाँ वो हिडन है। रैंडल्फ ने अपने प्रीवियस कैरेक्टर के दौरान उसे बाय चांस खोज लिया था और वो अकेला ऐसा इंसान है जिसे उसकी लोकेशन के बारे में पता है। फिर वो इसाबेला से कहता है कि उसका कर्ज हटाने के लिए द ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स लगेगी और उसके लिए उसे वो स्टार ऑब्टेन करना ही होगा। इजाबेला परेशान होते हुए उससे कहती है कि सेंचुरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई भी जा सकता है। तब रैंडल्फ उससे कहता है कि वो तो जा सकती है ना, और ये उसके पास एक लास्ट चांस है इस डेजर्ट से बाहर निकलने का। पर उसे अंदर ही अंदर ये चिंता खाई जा रही है कि अगर वो उसका कर्ज हटा नहीं पाया तो जो नीचे गिरेगा वो उसका सिर होगा। अब प्रेजेंट में रैंडल्फ से कहता है कि वो पहुंच गए। वहां पर नीचे काली अंधेरी जगह होती है। वो उसे कहता है कि ये होली ग्राउंड है। वहां पर नीचे जाते ही उसे काफी सारे नोटिफिकेशंस आए जैसे कि वो डेजर्ट के हिडन सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। रिवॉर्ड्स उसके एक्सप्लोरेशन रेट के ऊपर बेस्ड होंगे। उसे एक और नोटिफिकेशन भी आती है जो कि वार्निंग की है। उसमें लिखा है कि उसका लेवल उससे नहीं मिलता जितना यहाँ पर जाने के लिए रिकमेंडेड है। उसे एक और वार्निंग का मैसेज आता है कि यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी और पॉइजन है और उसका डीमन रेजिस्टेंस भी बहुत लो है। पर उसकी एक हिडन ट्रिट एक्टिव होती है, जायंट्स डीमन रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेंडोल्फ अपने मन में कहता है अगर ये हिडन ट्रेड की वजह से नहीं होता तो वो यहाँ पर कभी भी आता ही नहीं। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करें तो लेवल 2 वाला बिगनर यहाँ पर पाव भी नहीं रख सकता। अगर वो इजाबेला को आगे भेज के सेंचुरी को एक्सप्लोर करे तो उसकी जो सब क्वेस्ट है वो भी पूरी होगी और उसे काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। लेकिन उसका सब क्वेस्ट अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही वो मैटर करता है, क्योंकि अब यहाँ पर फिर उसे मेन क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है कि वो इस सेंचुरी से क्लास ऑब्टेन करेगा और जैसे ही उसे वो क्लास मिल जाएगी ये क्वेस्ट यहीं पर एंड हो जाएगा। रिवॉर्ड उसे वो जिस क्लास को ऑब्टेन करेगा उसका टेयर होगा उसके हिसाब से होगी। रेंडल्फ अपने मन में कहता है ये वो जगह है जहाँ पर वो उस क्लास को ऑब्टेन करेगा। इजाबेला भी उस जगह को अच्छे से देख रही होती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और उसे कहती है उसे लगता है कि उन्होंने कोई गलत रास्ता चुन लिया है। रेंडल्फ उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। इस पर इजाबेला कहती कि ये ब्रिज एक ट्रैप है और वहां पर नीचे जो एयर है उसकी वजह से कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस पर रैंडल्फ सिर्फ इतना कहता है क्या वो डर गई। ये सुनकर मैडम जी का दिमाग तो सटक गया। फिर इजाबेला कहती है डर, ऐसी कोई चीज़ उसे पता ही नहीं है और अगर उसे पता नहीं है तो वो उसे बताना चाहती है कि उसे स्नेक प्रिंसेस कहते हैं। रैंडल्फ कहता है तो तुम डरी हुई नहीं हो। इजाबेला कहती है बिल्कुल नहीं, वो लास्ट टाइम मैं ना एक ट्रैप में गिर गई थी
तब मेरे पैरों में क्रैम्प आया था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा सेफ रूट चूज किया जाए। ये सुन रैंडल्फ वहां पर बैठ गया। इससे इजाबेला थोड़ी कंफ्यूज हुई। फिर इजाबेला शर्माते हुए और गुस्से में उससे कहती है, क्या वो मरना चाहता है? जिस पर रैंडल्फ कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे पैरों में क्रैम्प आया है। क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो जल्दी करे। जब एक बार डेड वॉरियर्स डिस्कवर्ड होंगे, अब वो वहां पर ना होने की वजह से सस्पेक्ट की जाएगी। फिर उसके बाद क्वीन जो है वो परसुएट टीम भेजेगी। तो यहाँ पर डर की वजह से टाइम वेस्ट करने की बजाय वो उसे उठा के यहाँ से भागेगा। ये सुन इजाबेला शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अगले ही सीन में उसके पीठ के ऊपर बैठ गई और उससे कहती है, अगर ये उसके पैरों की वजह से नहीं होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। जिसके ऊपर रैंडल्फ कहता है कि हाँ उसे पता है। फिर रैंडल्फ कहता है कि वो उसे टाइटली पकड़े और वहां से भागने लगता है। इजाबेला कहती है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है, वो रॉन्ग डायरेक्शन है, वहां पर कोई भी जगह नहीं है। लेकिन उस क्लिप से रैंडल्फ कूद जाता है। वहां कूदते हुए उसकी एक हिडन ट्रेट एक्टिव हुई, माउंटेन। उसकी ये जो माउंटेन हिडन ट्रेट है, ये उसे अलो करती है कि जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, वो सारे सीक्रेट्स वो देख पाएगा। वो वहां से गिरने की बजाय उस हवा में ही चल रहा होता है। ये देखकर इजाबेला कहती है, तो ये इनविजिबल पाथ था। इस पर रैंडल्फ कहता है कि हाँ ये असली रास्ता है। इजाबेला शॉक और इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कहती है, आखिर कैसे फैसलमीर के सेकंड इन कमांड को भी जो रास्ता नहीं दिखा, आखिर वो रास्ता इसे कैसे दिखा? और सेंचुरी ओवरफ्लोइंग, जो कि पॉइजन और डिमोनिक एनर्जी के साथ है, वहां पर वो ना ही गैस कर रहा है और ना ही ब्रीथ ले रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो स्टार पियरियर भी नहीं कर सकता। रैंडल्फ इजाबेला से कहता है कि उसे नहीं पता था कि फैसलमीर के सेकंड इन कमांड को एक्रोफोबिया होगा। इजाबेला कहती है, चुप रहो। इजाबेला अपने मन में कहती कि यहाँ तक कि वो मेरे सामने भी रिलैक्स एक्ट कर रहा है। ये कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है जो सिर्फ स्ट्रांग होने के बाद ही आता है। ये ऐसा है मानो हम किसी ओल्ड फ्रेंड को वेलकम कर रहे हों। फिर वो रैंडल्फ से पूछ ही लेती है कि क्या हम कभी मिले हैं? रैंडल्फ कहता है, हम सेम जगह पे नहीं मिले हैं। ये सुन इजाबेला कहती है, आखिर उसके कहने का मतलब क्या है? किसी जगह पे हाथ रखते हुए रैंडल्फ कहता है, इसका मतलब है कि उसने उसे देखा है, पर उसने उसे कभी भी नहीं देखा। फिर वहां पर तेज रोशनी चमकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो एक अलग ही जगह पे पहुंच गए। रैंडल्फ जब अगल बगल नजर घुमाता है, तब उसे पता चलता है कि वहां पर डोमेन बैरियर है। ऐसा बैरियर जो पूरे एरिया पे कास्ट किया गया हो, और अगर उसकी याददाश्त सही है तो आगे जो है। और फिर वहां पर कोई आंख खोलता है, चमकती है। और फिर वहां से कई सारे गोलम्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। रेंडल्फ कहता है, तो इस बार गार्डियन गोलम है। अगर वो उनकी चेस्ट पे लगे हुए रून के साइज से जज करे, तो वो ज़रूर से अपर टेयर पे होंगे। और अभी के उसके लेवल के हिसाब से उनकी गेज भी उसके लिए इंस्टेंट डेथ होगी। वो इजाबेला से पूछता है कि क्या उसका पैर ठीक हुआ? जिस पर इजाबेला कहती है, तुम यहाँ से भागना शुरू करो, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप देखो। अब वो गोलम उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। एक गोलम इजाबेला के ऊपर पंच करता है। इजाबेला एक बड़ी ही प्यारी सी स्माइल देती है और फिर उस गोलम का पंच वहीं पर हवा में ही रुक जाता है। अगले ही सीन में उसका वो पंच पूरा शैटर हो जाता है। इजाबेला बड़ी ही तिरछी नजर से कहती है, ये बहुत जल्द खत्म होगा। ये कहने के बाद इजाबेला एक गोलम के पास जाती है। उसको फोड़ने के बाद दूसरे वाले के पास जाती है। उसको वैसे देख के यहाँ पर रैंडल्फ कहता है, वो असैसिनेशन में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। ये रेडिकुलस है क्योंकि उस कैरेक्टर को उसने ही रेज्ड किया है। और यहाँ पर जिस तरह से इजाबेला उन गोलम्स को तोड़ रही है, ये देखकर रैंडल्फ ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या यही लेवल 8 की पावर है। अब जबकि यहाँ पर इजाबेला उन गोलम्स को संभाल रही है, तब रैंडल्फ को एक मैसेज आता है। अब वो गोलम मेकर की क्लास को एक्वायर कर सकता है। ये देखकर रैंडल्फ कहता है, तो ये सिस्टम इजाबेला के किल को उसका रिकॉग्नाइज कर रही है। यानी कि वो सिस्टम उन दोनों को एक पार्टी कंसिडर कर रहा है। पेंगेनिया में समनर क्लासेस बहुत ज़्यादा रेयर हैं, तो गोलम मेकर क्लास उतना भी बुरा नहीं है। और अगर इसके क्लास रैंक की बात करें, तो ये एटलीस्ट हायर टियर पे ज़रूर आएगा। पर ये वो क्लास नहीं है जो उसे चाहिए, इसलिए वो उसे डिक्लाइन करता है। जो क्लास उसे चाहिए वो सभी से बहुत ज़्यादा ही अलग है। बेसिकली वो इंटायरली डिफरेंट है। तभी एक डार्क एनर्जी इजाबेला को चारों तरफ से घेर लेती है। रेंडल्फ के सामने एक नोटिफिकेशन आई जिसमें लिखा है कि एंशिएंट किंग, मास्टर ऑफ द माउंटेन, जो कि नेमलेस स्टार से जन्मा है, उसे इंट्रूडर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। उसे देखकर रैंडल्फ कहता है, तो आखिरकार तुमने अपने आप को दिखाई दिया। ग्रेटर गॉड, जो कि स्टार्स को गार्ड करता है। एंशिएंट किंग ड्रैमुथ, वो बहुत बड़ा ड्रैगन है। रैंडल्फ के सामने उसकी वार्निंग नोटिफिकेशन आई कि प्लेयर का रिकमेंडेड लेवल बहुत ज्यादा ही कम है, उसे एटलीस्ट लेवल 10 पे होना चाहिए। उसकी प्रेजेंस से रैंडल्फ के पसीने छूट रहे हैं। वो अपने मन में ही एक सवाल पूछता है कि क्या यही सेंचुरी का माउंटेन गार्डियन है? पीछे से इजाबेला कहती है, ओए तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना कि मैं तुम्हारे लिए इसको संभालूंगी?
रैंडॉल्फ कहता है कि अरे नहीं, ये शक्ल से जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही जेंटल है, वो बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये कहते कहते उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे इजाबेला पीछे उड़ती हुई चली गई और एकदम से नीचे गिर गई। ये देखकर रैंडॉल्फ के पसीने छूटने लगते हैं और इजाबेला बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है। रैंडॉल्फ कहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, जितना उसे याद है ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है और यूजर्स को गाइड करता था। पीछे से इजाबेला कहती है, ओए तुझे ये सांप कहीं से फ्रेंडली नजर आता है क्या? बट वो बड़ा सा सांप उनसे कहता है, ओए सेंचुरी के चैलेंजर, मुझे हराओ और तुम्हारी क्वालिफिकेशन को साबित करो। इजाबेला नौटंकी करते हुए कहती है, ओए एक सेकेंड, मैं नहीं हूँ तुम्हारी चैलेंजर। वो स्नेक कहता है, तुमने मेरे सेंटिनल को हरा दिया और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा वो इंटेंट नहीं है। ये सुन इजाबेला भी परेशान हो जाती है। फिर वो सांप अपने पूंछ से इजाबेला के ऊपर हमला करता है और कहता है, अगर तुम खुद को प्रूव नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पर जिंदा भी नहीं रह सकते। उसके हमले को इजाबेला बहुत मुश्किल से डॉज करती है और उससे कहती है, जैसा कि उसने कहा, वो नहीं थी। फिर इजाबेला रेंडॉल्फ से कहती है, ओए स्टार बेयरर, वहां पर खड़े मत रहो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जब रैंडल्फ ने ये प्लेस पहले क्लियर की थी, उसकी मेमोरीज अभी उसके पास नहीं है कि उसने कभी ड्रेमुथ को हराया है या इस बार कुछ चेंज हुआ है। फिर उसे सब कुछ समझ में आता है। वो कहता है, अब मुझे ये मत कहो, द एंशिएंट किंग ड्रेमुथ, द माउंटेन गार्डियन जो कि स्टार्स को गार्ड करता है, जाइगेंटिक बॉडी के साथ एक ग्रेटर गॉड। अगर ड्रेमुथ्स लोर की बात करें तो ये एक एन्चेंटेड बीस्ट है जिसकी बॉडी बड़ी हुई और उसने विजडम को गेन किया स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी से। और उसने जब इस प्लेस को क्लियर किया था तब वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे था। वो 10वें लेवल के 5वें स्टार पे था, यानी कि ट्रांसेंडेंट रैंक कैरेक्टर था। और जब वो सेंचुरी में एंटर किया था तब ड्रैमुथ ने उसे काफ़ी गाइड किया था। तो इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो तब क्वालिफाइड था। यानी कि आसान शब्दों में, अगर तुम उससे कमज़ोर हो तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। यानी कि तब वो ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्गर था। बट अब वो सोच रहा है कि अभी उसे क्या करना चाहिए। अभी उसके दिमाग की बत्ती जली। यहाँ पर इजाबेला बहुत गंदी तरह से मार खा रही है। ब्रैमुथ बहुत गंदी तरीके से उसे उठा के पटक रहा है। इजाबेला अपने मन ही मन कहती है, इस सेंचुरी की पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रही है। अब उसे ये लग रहा है कि उसने उस स्टार बेयरर की बातें सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी। ड्रैमुथ उसके ऊपर एक और अटैक कर पाता इससे पहले ही रैंडल्फ उससे कहता है कि रुक जाओ ड्रैमुथ। ये सुन ड्रैमुथ वहीं पर रुक गया। फिर वो रैंडल्फ की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता है। रैंडल्फ कहता है, तुम्हारे मास्टर विलियम वापस आ चुके हैं। ये सुन वहां पर पहले तो सन्नाटा छा जाता है। फिर ड्रैमुथ कहता है, क्या तुम विलियम हो? और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि अभी तक तो तुम स्टार को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर भी नहीं हुए। तुम तो उन गोलम सेंटिनल से भी बहुत ज्यादा ही वीक हो। क्या यही तुम्हारी शुरुआत है? और इंसान, मेरी एक बात सुनो, विलियम सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था, एक परफेक्ट ट्रांसीडेंट जो कि मेरे मास्टर होने के वर्दी था। हालांकि डीमन रेल्म के एक्सपीडिशन में वो फेल हो गया और उसके सारे स्टार्स गिर गए, यानी कि वो पूरी तरह से मर गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका नाम कोई ऐसा लोली क्रिएचर अपने मुंह से ले ले। ये बात वो बड़े ही गुस्से में कहता है, लेकिन इससे रैंडल्फ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को सम्मान देना चाहिए। ये सुन ड्रेमुथ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इसके बारे में पता हो। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था ड्रेमुथ के साथ, वो ऐसा स्टेट करता था कि जो भी द स्टार ऑफ माउंटेन ब्यूड बाय द स्टार को ऑब्टेन करेगा, वो माउंटेन गार्डियन के असली नाम को सीख पाएगा और इस माउंटेन का नया मास्टर बनेगा। और माउंटेन गार्डियन उसके मास्टर के कमांड को ओबे करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट को कोई भी रिवील नहीं कर सकता है। जो भी इसे रिवील करेगा वो इंस्टेंटली मारा जाएगा, पैक्ट के कर्स की वजह से। और ये सब कुछ वो उससे इसलिए कह पा रहा है क्योंकि उसे लोर अभी भी याद है और फॉर्चुनेटली गेम्स के रूल्स अभी भी अप्लाई होते हैं। और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, यह रैंडल्फ की बॉडी है, इसलिए कर्स उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी सारी बातें सुनकर ड्रेमुथ उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या हो क्रिएचर। रैंडल्फ कहता है, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ तो मुझे स्टार्स तक गाइड करो, वही प्रूव करेंगी। ड्रेमुथ कहता है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, स्टार्स उनके ऊपर मर्जी नहीं दिखाती। जिस पल तुम वहां पर जाके उसे अप्रोच करोगे, तुम वहीं पर जलकर खाक हो जाओगे। रैंडल्फ कहता है, वो तो देख लिया जाएगा, लेकिन क्या तुम डर नहीं रहे कि अगर स्टार्स ने मुझे एक्नॉलेज किया तो ये रिवील हो जाएगा कि मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। ड्रेमुथ कहता है, तुम ऐसे हो कि मैं तुम्हें एक ही बाइट में खा जाऊं। आखिर इतना कॉन्फिडेंस तुम में आता कहाँ से? और फिर वो उसे पीछे आने के लिए कहता है, वो उसे स्टार तक का रास्ता दिखाएगा। मैं इस पर तो यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम विलियम हो, बट जबकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है तो तुम्हें मारना सही नहीं होगा।
इससे अच्छा ये सही रहेगा कि स्टार्स ही तुम्हें मार दे। और ज़रा पीछे इजाबेला का चेहरा देखो। वो कहती है, क्या यही है जहाँ पर स्टार्स है? वहाँ पर एक सामने अल्टर भी है। रैंडल्फ कहता है कि हाँ, और जो अल्टार पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो भी एग्जैक्ट है, और वही है स्टार। जिस पर इजाबेला कहती है, क्या वो स्कल स्टार है? रैंडल्फ कहता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है। वो लीहा का फेस है। लीहा, जो कि पेंगेनिया की ट्विन गॉडेस थी, वो मरने के बाद उसके बॉडी के 32 फ्रैगमेंट्स हुए और वो पूरे कॉन्टिनेंट में स्कैटर हो गए। और वो लीहा के बॉडी के 32 फ्रैगमेंट्स हैं जिन्हें हम स्टार से रेफर करते हैं, और हम उन्हें बाउंड्री क्रिस्टल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वजह से प्लेयर्स ट्रांसिडेंट को अचीव कर पाते हैं। ये कहते कहते उसके चारों तरफ आंख फैल गई। पीछे से इजाबेला चिल्लाते हुए कहती है, ओए क्या तुम सच में ठीक रहोगे? रेमुत कहता है, ओए मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, तुम स्टार को अप्रोच करते ही जलकर राख हो जाओगे। और तुम ऐसे कॉन्फिडेंट थे जैसे कि तुम्हें स्टार एक्सेप्ट ही कर लेगी। अब वहाँ पर अच्छे से जलकर मरो। लेकिन वहाँ अंदर रैंडल्फ को कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अपने मन ही मन कहता है, ये कमीना, ये स्टार सिर्फ एक सिनारियो में मारता है, जब तुम रेमुत को मार के उसके पास चले जाओ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोसेस कितनी मेसी हो, बट अगर तुम एक बार रेमुत को स्किप करके उसके पास चले जाओ तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होती जब उसने पहले ही किसी क्लास को ऑब्टेन कर लिया होता, क्योंकि बिना किसी क्लास के अगर तुम स्टार को एक्वायर करोगे तो वो तुम्हें एक क्लास ग्रांट करेगा। उसने पहले तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन उसने एक्सीडेंटली सीख लिया। उस स्कल के अंदर से एक आवाज़ बाहर निकलने लगती है, वॉइड। और कई बार मास्टरफुल हैंड्स, ऑल मास्टर, वेपन मास्टर, उसकी सारी की सारी जो भी क्लासेस थी, यानी कि हिडन ट्रेड्स, उनका नाम लेने लगती है। और लास्ट में कहती है, तुम वो होगे जो डिस्ट्रक्शन को फेस करेगा। और उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा ही रोशनी फैल जाती है। फिर उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा जो माना है वो स्टार एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, और तुमने एक मेन स्किल को एक्वायर किया है, स्टार पियर्स, जिसकी सब स्किल है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार। और तो और उसने स्टार इफेक्ट को भी एक्वायर कर लिया। और तो और उसकी पावर उतनी ही बढ़ेगी जितना वो स्टार्स को पजेस करेगा। यहाँ तक कि उसके ट्रांसेंडेंस बनने के बाद भी उसका इफेक्ट डिसअपेयर नहीं होगा। और फिर एंड में उसे एक क्लास मिलती है, स्टार सक्सेसर की। और फिर वो उस स्कल को एब्जॉर्व कर लेता है। ये देखकर इजाबेला अपने मन ही मन कहती है, उसने उस स्टार को एब्जॉर्व किया। फिर वो इजाबेला से कहता है, इजाबेला, आखिर तुम कर्ज से आज़ाद होने के बाद क्या करोगी? ये सुन इजाबेला हैरान होती है और उससे कहती है, मैं इस डेजर्ट से बाहर निकलूंगी और मेरी डर्सन फैमिली के ब्लड लाइन को ढूंढूंगी। रैंडल्फ कहता है, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि तुम यहाँ से निकलोगी, लेकिन एक कंडीशन पे। इजाबेला पूछती है, आखिर कौन सी कंडीशन? जिस पर रैंडल्फ कहता है कि वो चाहता है कि वो 1 साल तक उसे सर्व करे। उसके बाद वो उसे फ्री करेगा और उसके फैमिली के ब्लड लाइन को ढूंढने में वो उसकी मदद भी करेगा। जिस पर इजाबेला कुछ भी नहीं कह पाती। उसे सिर्फ उसकी क्वीन याद आती है, जिस पर रैंडल्फ उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है, मैं तुम्हारी क्वीन जैसा नहीं हूँ, और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। ये सुन इजाबेला की आंखें भर आती हैं। वो कुछ भी नहीं कह पाती और एकदम से उसके सामने झुक जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें सर्व करूंगी। रैंडल्फ कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया इजाबेला। और फिर वो ड्रैमुथ से कहता है, बाय द वे ड्रैमुथ, जो भी स्टार का ओनर होगा वो तुम्हारा मास्टर बन जाएगा। क्या मैंने सही कहा? जिस पर ड्रैमुथ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। तब रैंडल्फ कहता है, तो ठीक है, अब कमीने मेरे सामने झुक जा। अब उसे क्वेस्ट कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें लिखा है कि उसने क्लास को ऑब्टेन कर लिया है। अब उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके रिवॉर्ड्स कैलकुलेट हो रहे हैं। उसे टोटल 230 पॉइंट्स मिलते हैं। और द हॉल ऑफ फेम भी अपडेट हो चुका है। और जो कॉन्स्टलेशन ऑफ फॉर्चून है वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। उसके रिवॉर्ड्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। और जो कॉन्स्टलेशन ऑफ एडवेंचर है वो उसके रेकलेसनेस के लिए काफ़ी और जो कॉन्स्टलेशन ऑफ एडवेंचर है वो उसके रेकलेसनेस के लिए तालियां बजा रहा है, जिसका रिवॉर्ड भी अपग्रेड हो रहा है। तो जो सेवरल कॉम्बैट ओरिएंटेड कॉन्स्टलेशंस है, उन्होंने उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर क्वीन को पता चल गया कि इजाबेला और रेंडोल्फ सेंचुरी में गए हैं, इसलिए वो सभी को उनको कैप्चर करने का ऑर्डर देती है। अब यहाँ पर वही वाला सीन चल रहा है। रैंडोल्फ ड्रेकॉन को उसके सामने झुकाई देता है। फिर अब सीन शिफ्ट होके यहाँ पर रियल लाइफ में आता है, जहाँ पर हमें एक कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे बैठे हुए हैं। वो आपस में रैंडल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। एक बंदा कहता है, तो रैंडल्फ असल में फैंटम है? वो ये सवाल उनसे पूछता है और कहता है, डेफिनेटली, अगर हम पहली मेन क्वेस्ट को इग्नोर भी करें तो ग्रासिया से भी ज़्यादा हायर स्कोर लाना ये इम्पॉसिबल है। और ये तब तक है जब तक उसे गेम के बारे में सब कुछ पता ना हो। 5 साल का एक वेटरन घोस्ट प्लेयर फैंटम फाइनली अपीयर हो चुका है।
और अब ये बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करने वाला है। वो मरून टी शर्ट वाला कहता है, क्या हमें उसे कांटेक्ट करना चाहिए इससे पहले कि बाकी के उनसे कांटेक्ट करे? वो लड़की कहती है, आखिर कैसे? इतने सालों तक उन्होंने उसे ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं पाया। इस पर वो बंदा कहता है, ये इसलिए क्योंकि फैंटम तब एक्चुअल प्लेयर नहीं था, अब वो एक रियल प्लेयर है, तो शायद कोई चांसेस हो। दूसरा वाला बंदा कहता है, तो क्या अब हमें फिशिंग स्टार्ट करना चाहिए? तो जब से मेन क्वेस्ट की वजह से सीक्रेट एक्शन हॉल ओपन हुआ है, अब फैंटम ज़रूर से इसे यूज़ करेगा। वो लड़की कहती है, अगर तीसरे क्वेस्ट में उसे फर्स्ट रैंक चाहिए होगी तो उसे टन्स ऑफ आइटम्स की नीड होगी। मतलब कि फिशिंग। तो फिशिंग जो है ना, वो सीक्रेट एक्शन हॉल में प्लेयर्स के दरमियान आइटम्स को ट्रेड करने के लिए होती है। आप वहाँ पर हाई क्वालिटी आइटम अपलोड कर सकते हैं, वो भी चीप प्राइस में। इसमें ट्विन एबिलिटी ऑफ तालिस्मान, जो कि लोकेशन को अटैच करने के लिए होती है, जिससे हम बाहर की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जो तालिस्मान होता है ना, ये असल में एक चार्म या फिर कोई एसेसरी हो सकती है जो कि स्पेशल इफेक्ट ग्रांट करती हो। और जिन न्यू प्लेयर्स को इसके बारे में पता नहीं होता, वो रॉबर्स के द्वारा ट्रेस होते हैं या फिर मारे जाते हैं। तब रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, तो क्या फैंटम जैसा बंदा इसमें गिरेगा? अगर वो सच में फैंटम हुआ तो उसे तालिस्मान के बारे में अच्छे से पता होगा। फिर वो लड़की कांपते हुए कहती है, नहीं, वो इसमें गिरेगा। उसे कांपते हुए देख वो दोनों बंदे भी कुछ भी समझ नहीं पाते। फिर वो लड़की अजीब एक्सप्रेशंस बनाते हुए कहती है, वो भले ही वहां पर फेल हुआ लेकिन फिर भी उसने ग्रेट एक्सपेडिशन को इनिशिएट किया, और ऐसे प्रतिभाशाली वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। अगर वो कोई अच्छा सा आइटम एक्शन हॉल में देखे तो वो जरूर से उसे बाय करेगा। अगर तुम लोगों को उसे चैलेंज करना है तो तुम लोग जा सकते हो, बट अगर वो तुम्हारे पास आया तो तुम लोग मारे जाओगे। यही फैंटम है जिसे मैं जानती हूँ, और हमें जल्द से जल्द उससे मिलना होगा और उसे किडनैप आई मीन उसे हमारे गिल्ड में शामिल कराना होगा। उसके ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। वो किसी को कॉल लगाते हैं, बट वो लड़की और भी बहकी बहकी बातें करती है। वो पर्सन कितना ज़्यादा अच्छा होगा, और मुझे अच्छे से पता है कि वो रियल लाइफ में भी बहुत ही अमेजिंग होगा। क्या वो किसी मेजर कॉरपोरेशन का सीईओ या फिर कॉन्गलमेयर का हेयर होगा? वो चाहे जो भी हो, लेकिन उसे हमारे साइकोपैथ गिल्ड में शामिल होना ही होगा। अब हमें उनकी हॉल ऑफ फेम की अपग्रेड हुई लिस्ट दिखाते हैं। इसमें फर्स्ट पे ऑफ कोर्स हमारा रैंडोल्फ ही है, सेकंड पे ग्राचिया, तीसरे पे मिंट चोको डिलीशियस, चौथे पे ब्लैक डीमन, और पांचवे पे मास्टर है। वही लिस्ट एक और आदमी देख रहा होता है। वो कहता है, रैंडोल्फ को 230 पॉइंट्स मिले। आखिर कौन सी ऐसी क्लास है जो इतने पॉइंट्स दे सकती है? अब उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों तक सीक्रेट एक्शन हॉल को यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी ये मैटर नहीं करता। फिर उसके सामने हमें कई सारी लाशें दिखाई जाती हैं। वो कहता है कि जब तक मैं रैंकर्स में से किसी को मारता रहूंगा, मेरी रैंक भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर रेंडोल्फ को कई सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जहाँ पर उसका सब क्वेस्ट भी पूरा हो गया था, जो कि सेंचुरी एक्सप्लोरेशन है। उसका एक्सप्लोरेशन रेट 100% पे है, जो कि काफ़ी अनबिलीवेबल है। और वो इकलौता है जिसने परफेक्टली डेजर्ट सेंचुरी को क्लियर किया है। उसे एक और अचीवमेंट एक्वायर हुई, कॉन्करर ऑफ सेंचुरी का। इस क्वेस्ट की वजह से उसे एक रिवॉर्ड मिला, टेलीपोर्टेशन बुक। इस बुक की वजह से वो प्रीवियस एक्सप्लोरेशन लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो पाएगा, और इसका कास्टिंग टाइम होगा 30 सेकेंड्स, जो कि दिन में सिर्फ एक ही बार कर पाएगा। और अभी जो रजिस्टर वे पॉइंट है वो डेजर्ट सेंचुरी है। अब यहाँ पर रैंडल्फ और इजाबेला ड्रैकन के ऊपर बैठे हुए हैं। वो उसकी अच्छे से राइड ले रहे हैं। इससे वो बहुत जल्दी सेंचुरी से एस्केप और एक्सप्लोर कर पाएगा। यानी कि वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। अब उसे फिर से लेवल अप का मैसेज आता है। वो अपने मन ही मन कहता है, लेवल 3 फाइनली। और अगर वो रेगुलर कैरेक्टर से कंपेयर करे तो ये काफ़ी स्लो है। और ये इस वजह से क्योंकि जितने तुम्हारे पास टैलेंट्स होंगे तुम्हें उतना ही एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो नॉर्मल प्लेयर से 10 गुना ज़्यादा हैं। लेकिन इसकी वजह से उसके स्टैट्स बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, तो वो इसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकता। लेकिन अभी के लिए ये मैटर नहीं करता। जो आइटम उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिला है वो बहुत ज़्यादा ही रेयर है उसके करंट लेवल के हिसाब से। पीछे से इजाबेला देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाती। उसका जो पहला रिवॉर्ड है वो है शैडो क्लोक। इसे पहनने के बाद वो इनविजिबल हो जाएगा। बेसिकली ये फ्री स्टिल्थ स्किल है, जो कितना भी बुरा नहीं है। अभी वहाँ पर ड्रैकन को किसी के होने का एहसास होता है। वहाँ पर कुछ लोग अंदर घुस आए होते हैं, जिसके बारे में वो रेंडल्फ को बताता है कि यहाँ पर कुछ इंट्रूडर्स डिटेक्ट हुए हैं। इजाबेला कहती है, ये ज़रूर से क्वीन की परसुएट स्क्वाड होगी। रैंडल्फ कहता है कि हाँ, हम कुछ ज़्यादा ही देर सेंचुरी में रुक गए। इजाबेला कहती है, तो अब हम क्या करेंगे? भले ही क्वीन यहाँ पर खुद नहीं आएगी, लेकिन उसकी स्क्वाड काफ़ी अच्छी फोर्सफुल है। इवन माउंटेन गार्डियन के साथ भी मुझे ये डाउट है कि हम उन्हें संभाल भी पाएंगे। रैंडल्फ वो केफ पहन लेता है। फिर वो ड्रैकन से कहता है, इसका नाम ड्रामात है लेकिन मैं इसको ड्रैकन भी बोलता हूँ कभी कभार।
वो इजाबेला से कहता है, जब ड्रामा द गार्डियन है तो आखिर उन्हें क्यों लड़ना चाहिए। ये सुन इजाबेला को भी राहत मिलती है। वो कहते हैं कि अरे हाँ। फिर रैंडॉल्फ ड्रामुथ से कहता है, ड्रामुथ हम तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, तुम अपना जॉब अच्छे से करना। वहाँ पर बेचारे ड्रामुथ के पसीने छूट रहे होते हैं। जब वो लोग बाहर भाग रहे होते हैं तब अंदर से उन लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ चुका है। भागते हुए इजाबेला उससे कहती है, क्या ये सही रहेगा कि हम ही भागें। रैंडल्फ कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा कि क्वीन उनके साथ नहीं होगी, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। वहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि पूरी पर्सुएट टीम वहाँ पर आई होगी। जो स्क्वाड अभी आई है वो ज़रूर से एडवांस यूनिट होगी। अगर उन्हें ज़्यादा देरी हुई तो जो मेन फोर्स है वो यहाँ पर आ जाएगी और पूरे सेंचुरी को घेर लेगी। फिर उनका एस्केप करने का रास्ता भी बंद हो जाएगा और वो लोग ज़रूर से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे ही, तो उन्हें ज़्यादा जल्दी करनी होगी। इज़ाबेला कहती है, तो तुम ड्रेमुथ को अबैंडन नहीं कर रहे हो क्योंकि वो यूजलेस है। मैंने तो पूरा मिसअंडरस्टैंड कर ही लिया था। रैंडल्फ कहता है, माउंटेन गार्डियन सेंचुरी को लीव नहीं कर सकता, तो उन्हें ही भागना होगा। फिर वो अपने मन ही मन कहता है, उन्हें यहाँ से निकलने के लिए उन्हें जल्द से जल्द रैप गेट का यूज़ करना होगा, जो कि डेजर्ट के एज पे है और उसने स्टार ब्लेसिंग से इजाबेला का कर्ज भी हटा दिया है। तो रैप गेट को यूज़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि उसे एक्टिवेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। इजाबेला वहाँ पर काफ़ी हैरान होती है और कहती है, अगर हम एक बार इसमें चले जाएं, जो बात रेमोन कंप्लीट करते हुए कहता है, तो हम इस डेजर्ट से निकल पाएंगे। बट इसे एक्टिवेट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इजाबेला पूछती है, आखिर कितना टाइम। जिस पर रेमोन कहता है, आधा दिन। ये सुन इजाबेला का चेहरा देखने लायक बन जाता है। वो इजाबेला से कहता है, जैसा कि तुम देख सकती हो यहाँ डेजर्ट में छुपने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, इसलिए वो परसुएट स्क्वाड ज़रूर से सेंचुरी में ही जाएगी और वहाँ से वो उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करेगी। बट तब तक ट्रेमुथ उन्हें संभाल के रखेगा। लेकिन उन लोगों की कुछ समझने तक उनके पास काफ़ी टाइम रहेगा और उस टाइम में वो स्टार से कम्युनिकेट करेगा। यह जगह उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है रियलिटी को चेक करना। तो वो हमेशा के लिए इसमें लॉगिन नहीं रह सकता है। वो इजाबेला से पूछता है कि क्या वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, जिस पर इजाबेला अपना हथियार निकाल के कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो वहाँ से लॉग आउट होता है और अपने बेड पे जाग जाता है। वो अभी भी लॉग आउट करने के बाद रियल बॉडी में आने के फीलिंग को यूज टू नहीं हुआ है। जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तब वहाँ पर कोई भी ऐसी डिजास्टर की वार्निंग नहीं होती है। यानी कि अब तक मॉन्स्टर्स नहीं आए हैं। यानी कि अब धीरे धीरे पिंगेनिया और रियलिटी मर्ज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है जिसके बारे में उसे नहीं पता है। यहाँ पर जल्दी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और रियलिटी में जो प्लेयर्स हैं वो भी उसके बारे में चिंतित होंगे। उसे अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए रियलिटी में जाना ही होगा। फ़ोन चेक करते हुए उसे एक मैसेज दिखता है। उसमें लिखा होता है, ह्यूमन आखिर तुम कैसे हो। वो उस बंदे का नाम लेता है, किम सेवन। फिर यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे बात कर रही होती है। फ़ोन वाला बंदा कहता है, तुम इसे ज़्यादा खींचो मत, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए खाना और कपड़े खरीद लिए हैं। आखिर अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। वो लड़की कहती है, क्या तुम ये कहकर मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ही रिच हूँ, और अब तुम चीप एक्ट कर रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है। और उनके फ़ोन कॉल की बातें सारे लोग सुन रहे होते हैं। वो बंदा उससे कहता है, चलो हम सामने मिलकर बात करते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है, आखिर मैं तुमसे क्यों मिलूं, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं आज मेरे एक दोस्त से मिलने वाली हूँ, तो मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। मतलब बिल्कुल छिनार है भाई ये लड़की। वो बंदा कहता है, ज़रा एक सेकंड, आखिर तुम किससे मिल रही हो। फिर वो फ़ोन रख के कहती है, वो अनोइंग कचरा। और फिर अपने रेंडल्फ को याद करते हुए कहती है, यूनिंग भले ही फत्तेटिक हो लेकिन वो उसे सुनता तो था। अब शायद उसे थोड़ी और देर तक उसे झेलना पड़ेगा। नहीं, अगर उसके पास थोड़ा और पैसा होता तो वो उससे ब्रोकअप बिल्कुल भी नहीं करती। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है। वो उससे कहता है, किम सेयोन। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है, यूंग नीम। यानी कि ये हमारा रेंडल्फ है। किम सेयोन उससे कहती है, तुम बहुत जल्दी आ गए, मुझे लगा मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रेंडल्फ कहता है, आखिर तुमने मुझे इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा। सेयोन कहती है, हम थोड़ा टाइम क्यों नहीं लेते, थोड़ी देर तक बात करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई काम है, अगर नहीं है तो यहाँ पर बैठ जाओ। तुम काफ़ी फिट लग रहे हो, मे बी ये इस वजह से क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और तुम्हारी वाइब भी चेंज हो गई है। रेंडल्फ कहता है, बस मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है, ताकि मैं यहाँ से जल्द निकल पाऊँ। सियोन अपने मन में कहती है, तुम अभी भी प्राइडफुल एक्ट कर रहे हो, ये पहले जैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बदल चुका है। फिर वो उससे कहती है, मैं तुम्हें जब भी बुलाती हूँ तुम सीधा चले आते हो और मुझे ये तुम्हारी बात काफ़ी अच्छी लगती है। बट जब हमने ब्रेकअप किया था तब मैंने रियलाइज़ किया कि तुम कितने अच्छे हो। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती ही रही और मुझे बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हुआ। तो क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। रैंडल्फ अपने मन में कहता है, क्या मुझे अपने लिए कुछ ऑर्डर करना चाहिए। वो उससे कह रही होती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। लेकिन रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है,
उसने मेरे लिए एक ड्रिंक भी ऑर्डर नहीं की, जबकि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। तभी रैंडल्फ वहाँ पर खड़ा होकर कहता है, अगर तुम्हारा बात करके हो गया होगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर सियोन काफ़ी चौंक जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए उससे कहती है, मैंने कहा क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैंने ब्रेकअप करते वक्त वो सब कुछ कहा था? अगर हाँ तो मैं उस वक्त। लेकिन तभी रैंडल्फ कहता है, सियोन, क्या तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो? अगर तुम काफ़ी सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करने के लिए जा रही होगी तो तुम्हें तुम्हारे एसएनएस के फोटोज को डिलीट करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रोफाइल फोटो को। जो सुनकर सियोन काफ़ी हैरान रह जाती है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे से सियोन कहती है, ओए ज़रा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रैंडल्फ कुछ भी नहीं सुनता। वो अपने मन में कहता है लेकिन रैंडल्फ कुछ भी नहीं कहता। वो अपने मन में कहता है, अगर पास्ट वाला मैं होता तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाता। लेकिन मैं इस बार काफ़ी काम था। आखिर ये केस क्या है? अब मुझे ये मत कहना कि ये सब कुछ रैंडल्फ की ग्रोथ की वजह से हुआ है। इसने रियलिटी में भी मुझे अफेक्ट किया है। बाहर निकलने के बाद रैंडल्फ को वहाँ पर भीड़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पर कोई एक चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा था और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था। वहाँ पर एक बंदे ने लड़की के सिर को पकड़ा हुआ होता है। वो भीड़ की तरफ देख के कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर तमाशा देख के एंजॉय कर रहे हो? वो लड़की उससे छुड़ाने के लिए कह रही होती है कि मुझे छोड़ दे परवट। वो बंदा अपना कटर उसके ऊपर मारते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? अब तुम्हें सिर्फ नीचे ही देखना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लड़की भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उस बंदे का अटैक उसके ऊपर लगता है इससे पहले ही रैंडल्फ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की भी रैंडल्फ की तरफ देखती है। वो बंदा उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो? रैंडल्फ कहता है, ओए कमीने, अब बस हो गया। वो बंदा कहता है, ओए कमीने तू है कौन और मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहा है? लेकिन रैंडल्फ उसका हाथ मरोड़ देता है, जिसके उसकी चीखें निकल आती है। वो आदमी चीखते हुए कहता है, ओए रुक जा, मेरा हाथ टूट जाएगा। रैंडल्फ अपने मन में कहता है, मैंने अभी तक फ्रैगमेंट ऑफ ब्रोकन गोल्डन स्केल का यूज़ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका हाथ बड़े ही इजीली तोड़ सकता हूँ। तो ये इल्यूजन नहीं है, मेरी रियल बॉडी डेफिनेटली चेंज हो गई है। फिर वो उस आदमी को वहीं पर पटक देता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ। फिर वो उससे शुक्रिया कहती है कि उसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाई, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका शुक्रिया अदा कैसे करे। बट रैंडल्फ उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, वो लड़की कहती है, आखिर तुम मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो? फिर रैंडल्फ को याद आता है कि यह लड़की वही है जिसने उस लड़के की जान बचाई थी, इसलिए उसे वो फैमिलियर लग रही थी। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जिस पर रैंडल्फ कहता है, नहीं, बस तुम मुझे किसी की तरह जानी पहचानी लगी। बट इतने में पीछे से वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है और उसे कमीना कहता है, लेकिन रैंडल्फ उसे बिना देखे डॉज कर देता है और पीछे से उसका सिर जमीन पे पटक देता है, जो देखकर वो लड़की काफी इंप्रेस होती है। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो पुलिस वाले रैंडल्फ से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन में आना होगा। रैंडल्फ कहता है कि क्या मैं? तभी वो लड़की उन पुलिस वालों को बताती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो बस उसकी मदद कर रहा था, और रिपोर्ट करने वाली वो थी जिसने स्टॉकल के खिलाफ रिपोर्ट की थी। पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन फिर भी वो वायलेंस का एक्ट है तो उसे आना ही होगा। वो लड़की कहती है, क्या वायलेंस का एक्ट? उसके पास चाकू था, तो क्या हम ऐसे ही देखते रहें? रैंडल्फ कहता है, अरे मेरे पास ना इसके लिए टाइम नहीं है। वो ऑफिसर कहता है, अरे लेकिन हम रेगुलेशंस तोड़ नहीं सकते हैं। वो लड़की कहती है, अगर वो वहां पर विटनेस बन के जाएगा और फिर अगर वो किसी और झमेले में फंसा तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं? वो ऑफिसर कहता है, क्या? फिर वो लड़की अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है, मैं हूँ किम हाना, एक ब्रॉडकास्टिंग रिपोर्टर। तुम्हें एक इनोसेंट पर्सन को हैरेस करने की बजाय एक्चुअल विक्टिम से बात करनी चाहिए, या फिर तुम ये चाहते हो कि ये केस पब्लिकली रिपोर्ट हो? वो ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं, ये तो काफ़ी मेजर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है। दूसरा वाला कहता है, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? फिर कुछ बंदे कहते हैं, ओए क्या वो लड़की नहीं है जिसने उस बच्ची की जान बचाई थी यूट्यूब पे? अरे वो तो टीवी पे भी आई थी ना, उसका नाम क्या था? अरे हाँ, किम हाना। ये सब सुनने के बाद वो सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। फिर हाना यहाँ पर अपने प्रोटैगनिस्ट का फिर से शुक्रिया अदा करती है, जिस पर रैंडल्फ कहता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपना कार्ड रैंडल्फ को देती है और कहती है कि ये मेरा रिपोर्टिंग कार्ड है और मैं एक रिपोर्टर हूँ जो कि डायमेंशन वॉरियर्स की रिपोर्ट कवर करती है। डायमेंशन वॉरियर का सुन के रैंडल्फ डायमेंशन वॉरियर्स के बारे में पूछता है, जिस पर हाना कहती है, अरे वो लोग जो कि मॉन्स्टर इन्वेजन के दौरान अपीयर हुए थे और उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को भी मार दिया। लगता है कि तुम ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हो। ये सुन रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है, डायमेंशन वॉरियर्स? क्या वो प्लेयर्स के बारे में कह रही है? अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट किसी ने भी पेंगेनिया के बारे में डायरेक्ट मेंशन नहीं किया। आई गेस इंटर डायमेंशनल अटैक या किसी वीडियो गेम के रियलिटी से कंबाइन होने से काफ़ी बेटर साउंड करता है। फिर हाना रैंडल्फ से कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मुझे तुम्हारा बिजनेस कार्ड मिलेगा?
पीछे से सेवन रैंडल्फ को आवाज दे रही होती है, युनम्यूंग नाम से। फिर उससे चिपकते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर हाना उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर रैंडल्फ उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, और हाँ, मेरे पास कोई बिजनेस कार्ड भी नहीं है। फिर आना कहती है, अच्छा, तो क्या तुम मुझे तुम्हारा नंबर दे सकते हो? युनम्यूंग कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे भी तुम्हारे फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर सेवन वहाँ पर सदमे में चली गई होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे इग्नोर होगी। उसका नंबर लेके हाना कहती है, पार्क युनम्यूंग, काफ़ी अच्छा नाम है। फिर वो उसे टेक्स्ट करने को कहती है ताकि वो कॉफ़ी या फिर डिनर कर सके, क्योंकि जान बचाने के बदले में हाना उसे ट्रीट देना चाहती है। रैंडल्फ कहता है, ओह, तो मैं रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। जिस पर हाना कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है। पीछे से सियोन गुस्से में अपने मन में कहती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पार्क युनम्यूंग, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर हाना वहाँ से चली जाती है। चलते हुए वो अपने फ़ोन में देख रही होती है, तभी उसे एक कॉल आती है। उस कॉल को उठाने के बाद वो कॉल वाला आदमी कहता है, सुप्रीम अथॉरिटी किम ऑफ आवर ब्रॉडकास्ट स्टेशन, क्या तुम्हारा ये हफ्ता अच्छा गया? हाना कहती है, ये किम हाना है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। फिर वो आदमी कहता है, एनीवेज, डिप्टी डायरेक्टर बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं, पर तुम्हें एक असाइनमेंट दिया है। हाना कहती है, कौन सा असाइनमेंट? जिस पर वो आदमी कहता है, ग्राचिया का इंटरव्यू। हाना कहती है, क्या वो पर्सन जिसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसने अमेरिका को बचाया था, आखिर बिग शॉट को हैंडल करने के लिए उसे क्यों कहा जा रहा है? वो आदमी कहता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऑलमाइटी सुपर हीरो ने कहा है कि उसे तुमसे मिलना है, और वो कोरिया आना चाहती है। और वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। अब ये आदमी कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्राचियो को शी करके रेफर किया है, तो शायद वो लड़की होगी। लेकिन इस लड़के को क्यों दिखा रहे हैं? अब यहाँ पर बस लाशें ही पड़ी हैं। हमारी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा है, लेकिन उसके सामने अभी भी लोग बचे हुए हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, स्नेक प्रिंसेस, क्वीन ने आपको वापस आने के लिए कहा है, उस स्लेव को हमारे पास दे दो, और ऐसा सोचो कि कुछ भी नहीं हुआ। इजाबेला कहती है, तुम बेवकूफ़। फिर वो लोग कहता है, इस ट्रेटर को मार डालो, और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इजाबेला बहुत ज़्यादा ही थकी होती है, वो कुछ भी करने की हालत में नहीं होती। तभी वो जो रैप गेट होता है वो चमकने लगता है, और वहाँ पर नोटिफिकेशंस आती हैं कि रैप गेट एक्टिवेट हो चुका है। वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ो। लेकिन रैंडल्फ इजाबेला को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा किया। उसके आने के बाद इजाबेला एक राहत की सांस लेती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारा स्टार से कम्युनिकेट करना हो गया? रैंडल्फ कहता है कि हाँ, लेकिन वो सभी लोग कहता है, उन ट्रेडर्स को पकड़ो, उन्हें जिंदा जाने मत दो। रैंडल्फ एक अटैक करते हुए कहता है, तुमने अपना प्रॉमिस रखा, तो मैं भी मेरा प्रॉमिस रखूंगा। वो लोग जब उनकी तरफ आ रहे थे, रैंडल्फ उनके ऊपर एक अटैक कर देता है। वहां पर नोटिफिकेशन में लिखा आता है कि तुम्हारी जो स्टार सक्सेसर के एक्सक्लूसिव स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है। उन सभी लोगों के अगल बगल स्टार एनर्जी घूमने लगती है, जो कि फायर की तरह लग रही है, और इसका ड्यूरेशन 41 सेकेंड्स है। वो सभी लोग जिंदा उस आग में जल रहे होते हैं। रैंडल्फ कहता है, दिस इज द मोमेंट ऑफ लिबरेशन, रिजॉइस। इजाबेला कहती है, क्या यही स्टार बीरर की पावर है? फिर रैंडल्फ पीछे मुड़कर इजाबेला से कहता है, इजाबेला, ये ज़्यादा देरी नहीं हुई है, अगर तुम पीछे वापस लौटना चाहो तो लौट सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जिस पर इजाबेला कहती है, बिल्कुल नहीं, और एक प्यारी सी मुस्कान देती है। फिर उस गेट में जाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वहाँ पर उसका कर्ज हटने का भी एक नोटिफिकेशन आता है, और वहाँ पर जितने भी रैप गेट के वो जो लोकेशंस होते हैं उनका भी एक नोटिफिकेशन आता है कि वहाँ पर 12 इस्टेब्लिश्ड रैप गेट्स हैं, और वो कार्लस्पान डेजर्ट से 12 सिटीज़ में जा सकता है। फिर जो उसने डेस्टिनेशन सिलेक्ट की उसका नाम है आर्केना, द सेंट्रल कॉन्टिनेंट। फिर वो दोनों गोल्डन सिटी आर्केना में पहुंच जाते हैं। ये सिटी ऐसी है कि यहाँ पर पैसों के बगैर कुछ भी नहीं चलता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ही वेल्थी सिटी है। यहाँ तक कि हाई रैंकिंग जो नोबल्स है वो भी डीपर डिस्ट्रिक्ट्स में जाने से अवॉइड करते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपने डेली रूटीन में लगे होते हैं। वहाँ पर इजाबेला कहती है, ये सिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। फिर रेमोंड कहता है, ये गोल्डन सिटी है, यहाँ पर गोल्ड के बगैर कुछ भी नहीं चलता, इसलिए हमें पहले फंड्स को कलेक्ट करना होगा। जिस पर इजाबेला एक पोटली निकाल के खुश होते हुए कहती है, अगर यहाँ पर बात गोल्ड की है तो उसे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसने अपने साथ 300 गोल्ड कॉइन्स लाए हैं। रैंडल्फ कहता है, ओह, इससे तो हमारा एक रात का खर्चा हो ही जाएगा। जो सुन इजाबेला दंग रह जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, डेजर्ट में 300 गोल्ड से हम 10 स्लेव्स को खरीद सकते हैं। फिर रैंडल्फ ब्रेड की तरफ दिखाते हुए कहता है, अरे यहाँ पर ना काल्सपान डेजर्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट चलता है, यहाँ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, यहाँ तक कि एक ब्रेड भी 50 गोल्ड का मिलता है। इस पर इजाबेला कहती है, तो फिर आखिर हम क्या करें?
रैंडल्फ कहता है, अरे तुम चिंता किस बात की कर रही हो? यहाँ पर मनी लाइंग के लिए बहुत सारी जगहें हैं। इजाबेला मनी लाइंग के बारे में पूछती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर रैंडल्फ एक कसिनो की तरफ इशारा करता है, जो देख के इजाबेला कुछ समझ नहीं पाती लेकिन वो खुश होती है। और फिर उस कसिनो के सामने खड़े होता है और उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसकी एक हिडन ट्रेट ब्लेसिंग ऑफ गोल्ड भी एक्टिवेट हो जाती है। मतलब वो हारने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो अब तक ना हमें ये पता चल गया है कि आर्केना को द गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, साथ ही में उसे द सिटी ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है, क्योंकि पिंगेनिया में ना हर किसी लोअर सिटी को इंडिपेंडेंट मोनार्ची ऑपरेट करती है। लेकिन इस सिटी ऑफ प्लेजर में जो लॉ है वो यह है कि तुम्हारा पैसा, यहाँ पर सिर्फ पैसा बोलता है। मतलब ना तो तुम्हारी जात देखी जाएगी और ना ही रिलीजन देखा जाएगा, तो बस तुम्हारा पैसा। और इस सिटी का सारा पैसा जहाँ पर गैदर होता है वो जगह है कसिनो, दी हर्सन कसिनो। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद एक आदमी जो होता है वो उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर जिसने भी 10,000 गोल्ड डिपॉजिट नहीं किए हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। 10,000 गोल्ड सुन के इजाबेला के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता। फिर इजाबेला धीरे से रेमोंड से कहती है, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यहाँ पर डिपॉजिट भी भरनी होगी? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 गोल्ड बचे हैं, क्योंकि हमने बाकी के पैसों से कपड़े खरीद लिए हैं। जिस पर रेमोंड कहता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, अगर हमारे पास वो पैसे होते भी फिर भी वो बहुत कम हैं और कपड़े हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थे। तभी वो आदमी फिर से उनसे कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है डिपॉजिट देने के लिए तो यहाँ से निकलो। पीछे से भीड़ भी चिल्ला रही होती है, अगर तुम्हारे पास डिपॉजिट देने के लिए पैसा नहीं है तो साइड हटो, कि तुम देख नहीं पा रहे पीछे कितनी भीड़ है, पता नहीं भिखारी कहाँ कहाँ से आते हैं। वो आदमी कहता है, तुम हमारे कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो। रेमोंड कहता है, अगर मेरे पास डिपॉजिट देने के लिए पैसा नहीं हुए तो भी मेरे पास कोलेट्रल है, मैं डिपॉजिट के बदले ये कोलेट्रल दूंगा। जिस पर वो आदमी कुछ भी नहीं कह पाता। वहां पर रेमोंड के हाथ में एक चीज चमक रही होती है। वो उससे कहता है, मेरे हिसाब से ये बहुत होगा। ये कोलेट्रल है फेरी क्वीन स्टेयर, इसका ग्रेड है मॉडल। ये ना फेरी क्वीन का फर्स्ट क्रिस्टलाइज स्टेयर है। इससे ना इक्विपमेंट की लिमिट रेस्ट्रिक्शन ब्रेक होती है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई हाई टियर का इक्विपमेंट है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो ये उसे ब्रेक कर देगा और उसे पहनने में तुम्हारी हेल्प करेगा। और अगर तुम्हारा वो इक्विप किया हुआ इक्विपमेंट टूट जाता है फिर भी इसे डैमेज नहीं होगा, मतलब ये नहीं टूटेगा। उस आइटम को देख के वो आदमी थरथर कांपने लगता है और उससे बड़ी इज्जत में कहता है, हम आपको वीआईपी की तरह ट्रीट करेंगे। उसके अगल बगल वो सारे जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी झुक जाते हैं और उनके बीच से वो चल रहे होते हैं। इजाबेला तो बस ये सब कुछ देख रही होती है। आगे जाकर इजाबेला उस आइटम के बारे में उससे पूछती है जिसके ऊपर रैंडल्फ उससे कहता है, ये फेरी क्वीन का टेयर था, एक तालिस्मान। ये उन आइटम्स में से एक है जो मुझे सेंचुरी में रिवॉर्ड के तौर पर मिले थे। ये कम से कम 1 मिलियन का तो ज़रूर से होगा। वो कहती है, क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा ऐसे किसी आइटम को पीछे छोड़ना? जिसके ऊपर रैंडल्फ कहता है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस डिपॉजिट है जो कि जीतने के बाद वो उसे वापस लौटा देंगे। फिर वो वहाँ पर कई बार खेलता है और सब में वो जीतता है। उसकी जीत देख के सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो कहते हैं, क्या ये गैम्बलिंग का कोई गॉड है? आखिर ये बंदा है कौन? इसने स्टार्ट सिर्फ 1250 गोल्ड से किया था और अब ये 1.4 मिलियन गोल्ड तक पहुंचा है। और उसके अगल बगल बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। वो अपने मन ही मन कहता है, तो यह है गोल्ड की ब्लेसिंग। जब पैसों की बात आए तो इससे ज़्यादा अच्छी ट्रेड कोई हो ही नहीं सकती। वहां पर इजाबेला खुश होते हुए कहती है, अब हम अमीर हो गए। जिस पर रैंडल्फ कहता है, ये मेरे अकेले के पैसा नहीं है। और उनके सामने का आदमी बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है। वो कांपते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वो उन्हें उनका जीता हुआ पैसा तो देंगे, लेकिन अब उन्हें हडसन कैसीनो से बैन किया जा रहा है, आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। जिस पर रैंडल्फ कहता है, क्या पहले से ही? वो आदमी कहता है, आपने बहुत सारा पैसा जीत लिया है और लोग कसिनो से जा रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। फिर वहां पर एक और आदमी आता है। वो कहता है, तो प्लीज़ ये जगह छोड़ के जाइए। जो सुन इजाबेला तो बहुत ही गुस्से में आती है, लेकिन रैंडोल्फ उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन पहले मैं इस जगह के ओनर से बात करना चाहता हूँ। वो एक आदमी कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। रैंडोल्फ कहता है, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, वो है जो मुझसे मिलना चाहेगा, बस उसे जाके मेरे बारे में बताओ। वहां पर उस कसिनो का मालिक उसी टेर को देख रहा होता है। वो जब हाथ उसके ऊपर रखता है तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, हैंड ऑफ ऑब्जर्वेशन लेवल एट एक्टिव हो गई है। और हैंड ऑफ ऑब्जर्वेशन आइटम को एनालाइज कर रही है। वो अपने मन ही मन कहता है, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? एयर ऑफ फेरी क्वीन, ये सिर्फ फेरी क्वीन के नाइट से कैरी करते हैं और वो अपना रेल्म भी बहुत ही मुश्किल से छोड़ते हैं। और एक फेरी क्वीन का नाइट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। मतलब कि किसी एक नाइट को मारने के लिए भी
लेवल 10 के 3 बंदे लगेंगे। मतलब इस आइटम को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमने सभी जगह पर इसे सर्च किया था, लेकिन किसी ने भी हमें सोल्ड नहीं किया। लेकिन आखिर ये हमारे कसिनो तक चलते हुए कैसे आया? तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि दरवाजे के उस पार से कहता है, सर हडसन। बाय द वे ये अपने लुकिज्म का अहन हडसन नहीं है। पर वो बंदा कहता है, सर इस तालिस्मान को जिसने कोलेट्रल के द्वार पर रखा है वो आपसे मिलना चाहता है, और वो क्लेम कर रहा है कि आप उससे मिलना चाहेंगे। जिस पर वो बंदा कुछ भी कह नहीं पाता। देन वो एक स्माइल देता है और कहता है, उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसके साथ चाय पीना चाहूंगा। अब वो दोनों आमने सामने हैं। वहां पर एक खामोशी छाई हुई है। उसे देखते हुए हडसन अपने मनी मन कहता है, तो ये वो बंदा है जिसने फेरी क्वीन के टेयर को डिपॉजिट के द्वार पर रखा है। लेकिन वो इतना भी स्ट्रांग फाइटर नहीं लग रहा है। फिर वो रैंडल्फ से कहता है, मैंने सुना कि तुम ये कह रहे थे कि मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? इस पर रैंडल्फ कहता है, इसका कोई भी हिडन मीनिंग नहीं है। मुझे पता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने बस ये मैसेज उन तक पास करने को कहा। तुम्हें वो तालिस्मान चाहिए जो मैंने डिपॉजिट के लिए दिया था, है ना? ये सुन वो आदमी काफी चौंक गया, लेकिन हडसन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हें पता होगा मुझे रेयर तालिस्मान कलेक्ट करना अच्छा लगता है। और हाँ तुम सही हो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था ताकि मैं इसे बाय करने के लिए तुमसे निगोशिएट कर सकूं। रैंडल्फ कहता है, अगर प्राइस ठीक रहा तो मैं इसे रिफ्यूज नहीं करूंगा। हडसन कहता है, यह ठीक बात है, चलो फिर प्राइस की बात करते हैं। 2 मिलियन गोल्ड के बारे में क्या ख्याल है? मैं इसे काफी जेनरस ऑफर कहूंगा। 2 मिलियन का सुन के इजाबेला बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, 2 मिलियन गोल्ड सिर्फ एक तालिस्मान के लिए? लेकिन रैंडल्फ कहता है, 20 मिलियन गोल्ड। ये सुनकर इजाबेला के तो तोते उड़ जाते हैं। हडसन कहता है, सेंटर ऑफ अर्केना में मेंशन लेने के लिए भी 20 गोल्ड्स बहुत हो जाएंगे, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना रेयर है, लेकिन ये तालिस्मान वेपन्स को रिफोर्स करने में ही यूज होता है। और क्या तुम्हें लगता है कि ये प्राइस इसके वर्थ है? रेमोंड कहता है, मेरे लिए नहीं, लेकिन आपके लिए है। हडसन कहता है, लेकिन मैं मेरी हॉबी आइटम के लिए इतना अमाउंट पे नहीं कर सकता हूँ। रैंडल्फ कहता है, हाँ ये भले ही हॉबी आइटम है, लेकिन टेयर ऑफ फेरी क्वीन ये तुम्हारे लिए सिर्फ तालिस्मान नहीं है। ये तुम्हारे लिए ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम सिटी काउंसिल में एंटर हो सकते हो। जिस पर हडसन एकदम चुप रहता है। फिर रैंडल्फ बताता है कि काउंसिल में ज्वाइन करने की जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 10 को अचीव करने की है। हाउएवर 10 लेवल रीच करने के लिए तुम्हारे उन स्ट्रेंथ से ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है। हालांकि तुम्हारे किसी के लिए जो कि कॉम्बैट क्लास से नहीं है, उसके लिए ये नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन अब उसे चाहिए मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, जिसके लिए काम ही आएगा टेयर ऑफ फेरी क्वीन। इससे वो हायर टेयर गियर इक्विप कर पाएगा और उसके कॉम्बैट स्टैट्स को इससे कंपनसेट करेगा। आखिर ऐसा कोई मर्चेंट जो सिर्फ एक कसिनो चलाता है, उसे सिटी काउंसिल में एंटर करने का क्या रीजन पड़ गया? क्या ये इस वजह से नहीं कि तुम्हारी फियांसे सारंगी थी कि फैमिली तुम्हें एक्नॉलेज करे? जो सुन हडसन पूरी तरह से हैरान रह गया। रैंडल्फ भी उसकी आंखों में घूर के देखता है। फिर हमें बताता है, सेरेंगती मार्केस विल्सलर की इकलौती डॉटर जो कि बाल्जर किंगडम के हैं। सेरेंगती को पियर व्हाइट नाइट से भी जानते हैं, जो कि 500 नाइट्स को लीड करती थी। उसके साथ डीमन वर्ड के एक्सपीडिशन में उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने दोनों पैरों को सैक्रिफाइस किया। वो उसकी राइट हैंड थी। पहले वो उसके एक्शंस को कुछ भी नहीं समझता था, बस एक ड्रामेटिक इवेंट समझता था, क्योंकि उसके इस वर्ल्ड में आने से पहले पेंगेनिया बस एक गेम ही था। हाउएवर विलियम के डेथ के बाद वो यहाँ पर पहुंच गया। फिर उसे वो सारे के सारे फ्लैशबैक्स आने लगे, और फिर अब उसे रियलाइज हुआ कि ये जो सारे एनपीसीएस हैं वो बेसिकली प्लेयर्स हैं। उसे सेरेंगेती के पुराने शब्द याद आते हैं, जहाँ पर उसने एक पेंडेंट देते हुए उससे कहा था, अगर मैं एक्सपेडिशन से वापस ना लौटूं तो मेरे लिए ये मेरे फियांसे को डिलीवर कर देना। तब उसे नोटिफिकेशन आया था, सेरेंगेटीज नेकलेस ऑब्टेन। तब उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वो कहता है, आखिर ये क्या है? जिस पर नोटिफिकेशन ने बताया था कि ये सेरेंगेती का प्रीशियस नेकलेस है, जिसके अंदर उसका फियांसे है, हडसन। यंगमिन कहता है, क्या ये उसकी सेटिंग का ओरिजिनल पार्ट है? क्योंकि सेरेंगेती के कैरेक्टर के बारे में उसे अच्छे से पता है, और उसे ये भी पता है कि उसका कोई भी फियांसे नहीं था। किसी ने तो उसके प्रीसेट कैरेक्टर पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस किया है, और वो रीजन जिससे उसने उसे नेचुरली एक्सेप्ट किया वो ये है कि हडसन भी एक प्लेयर है, बिल्कुल उसकी तरह जैसे वो इस वर्ल्ड में फंसा था। हडसन उससे कहता है, मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, आखिर तुम्हें कैसे पता? रैंडल्फ अपने मनी मन कहता है, हडसन इस दुनिया में मेरे आने से बहुत पहले ही आया होगा, तो मुझे इस दुनिया की जितनी हो सके उतनी उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। बेसिकली वो बाकी के प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। लेकिन रैंडल्फ उसका जवाब देते हुए कहता है, मुझे ये पता नहीं था,
मैंने बस ये सुना। स्टार्स ने मुझे बताया। हडसन चौंकते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम स्टार बियरर हो? रैंडल्फ कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, पर मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें चाह है। और मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी एक कंडीशन को एक्सेप्ट करो। हडसन कहता है, कौन सी कंडीशन? रैंडल्फ कहता है, तुम अपनी स्टोरी स्टार्स को बताओ, तुम्हारी लाइफ की। तब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी हेल्प मुझे करनी है या नहीं। हाउएवर, तुम जो भी बताओगे वो सब कुछ सच होना चाहिए, क्योंकि स्टार्स सच्चाई पे भरोसा करती हैं। हडसन कहता है, क्या मेरी लाइफ की स्टोरी? रैंडल्फ ने अपने मन ही मन सोचा, ये उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्टार बीरर कोई ऐसा एनपीसीएस नहीं है जो कि कहीं भी कॉमनली मिल जाए, और किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से वो हंटर्स को एक्सपोज हो सकता है। तो हंटर्स हंटर्स ऐसे एनपीसीएस होते हैं जो कि प्लेयर्स की हंटिंग में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन ये जो हंटर्स होते हैं ना, ये प्लेयर्स को क्रिमिनल बना देते हैं और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये भी प्लेयर्स होते हैं जो गेम के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब ये बताया नहीं गया, लेकिन ओवरऑल स्टोरी रीड करने के बाद मुझे यही समझ आ रहा है। मतलब अभी तो नहीं बताया, लेकिन आगे जाके बताएंगे। खैर, जो प्लेयर्स हैं ना, वो काउंटलेस टाइम उनके हाथों मरे हैं, और इन्फिल्ट्रेशन के उनके जो मेथड्स हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा ही वाइडली हैं। मतलब एक तरह से पिंगेनिया में इंफॉर्मेशन को रिवील करना सुसाइड है। इसलिए ज़्यादातर प्लेयर्स अपने आइडेंटिटी को हिडन ही रखते हैं, और ना ही रैंडल्फ का इंटेंशन है अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने का, और ना ही उसे ये लगता है कि हडसन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सेरेंगेती उसके लिए कोई रैंडम एनपीसी नहीं थी, वो उसके लिए उससे भी ज़्यादा थी। हडसन उस पेंडेंट में सेरेंगेती का चेहरा देखता है और कहता है, ठीक है, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी तुम्हें बताऊंगा। फिर वहाँ पर थोड़ा साइलेंस हो जाता है। फिर हडसन अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो कहता है, तो इसे शुरू करने से पहले मुझे सेरेंगेती से शुरू करनी होगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ें अचीव करनी है वो उससे ही जुड़ी हुई हैं। तो सेरेंगेती एक ब्रेव नाइट थी, जिसने कि डीमन वर्ल्ड की ग्रेट एक्सपेडिशन में पार्ट लिया था, जिसे कि 8 हीरोज ने लीड किया था। 8 हीरोज का सुन के रैंडल्फ बहुत ज़्यादा ही चौंक गया। वो हडसन से कहता है, 8 हीरोज? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो तो विलियम अकेला था ना जिसने एक्सपेडिशन को लीड किया था। हडसन पहले तो शांत रहता है, फिर उससे कहता है, हाँ विलियम काफ़ी फेमस है, लेकिन जो डीमन वर्ल्ड की ग्रेट एक्सपेडिशन हुई थी, वो सारे 8 हीरोज ने मिलकर कंडक्ट की थी, और उनकी आपसी लड़ाई भी थी, जिसकी वजह से ग्रेट एक्सपेडिशन फेल हो गई। या फिर स्टोरीज तो यही कहती हैं। रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है, आपसी लड़ाई? आखिर ये क्या नॉनसेंस है? फिर रैंडल्फ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो 8 हीरोज कौन है? जिस पर हडसन हाँ में जवाब देता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सट्रीमली लेजेंडरी फिगर्स हैं, और उनमें से एक जो विलियम के बाद स्ट्रांग है, ग्राचिया। यहाँ पर वही बंदा जो हमें पहले दिखाया था वो बैठा हुआ है। अब ये ग्राचिया है या फिर कोई और है मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ में अपने रैंडल्फ की न्यूज़ देख रहा होता है, जो कि किम हाना ने रिपोर्ट की थी। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है। वो उससे कहती है, ग्राचिया, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किम हाना के साथ सेट कर दिया है, और वो कोरियन रिपोर्टर्स जिनके बारे में तुमने मेंशन किया था, यानी कि ये ग्राचिया ही है। मुझे नहीं पता, उस वाले पैनल में इसे सी करके रेफर किया था। बाय द वे, ये कुत्ते को इग्नोर करना जो मेरे पीछे भौंक रहा है। आई एम सो सॉरी। फिर वो लड़की कहती है, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन क्या तुम्हें सच में कोरिया जाने की ज़रूरत है? अगर तुम चाहो तो रिपोर्टर्स खुद यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि तुम यूएस में ही रुको इस फर्दर मॉन्स्टर अटैक्स की वजह से। ग्राचिया कहता है, नहीं, मैं मेरा देख लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इंसान मेरा दोस्त ही हो सकता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अब ना यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ पर कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, या फिर रेस्टोरेंट का, जहाँ पर वो खाना खा रहा था। वो ज़रा बेचैन नज़र आ रहा है, तो हाना को लगा कि उसे शायद से ये खाना पसंद नहीं आया। वो इसके बारे में उससे पूछती है, लेकिन रैंडल्फ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस कल कुछ हुआ था, इसलिए वो थोड़ा थका हुआ है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैंने उसे उसकी लाइफ के बारे में पूछा था, लेकिन वो तो पूरी रात ही उसे बताता रहा और रोता रहा। लेकिन फिर भी वो उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि उसकी वजह से उसे 8 हीरोज़ के बारे में पता चला। बट क्या करे, वो पूरी रात भर गेम में लॉगिन रहा, जिसकी वजह से वो आज की अपॉइंटमेंट में 10 मिनट लेट पहुंचा है। वो हाना से पूछता है कि क्या ये जगह ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? अगर ये खाना फ्री का हुआ फिर भी ये बहुत उसके लिए हो जाएगा। हाना कहती कि नहीं यार, तुमने मेरी उस स्टॉकर से जान बचाई है, तो ये उसके बदले में कुछ भी नहीं है। रैंडल्फ कहता है, अरे ये ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी ही चाहिए थी। हाना कहती है, नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ब्रेव लोग ही कर सकते हैं। बट तभी हाना कुछ पीछे नोटिस कर लेती है। इसके बारे में रैंडल्फ भी उससे पूछता है। वहाँ पीछे वही सियोन होती है, शायद से यही नाम था ना उसका। फिर हाना उससे कहती है, क्या ये वही लड़की नहीं है जो तुम्हारे साथ कल थी?
वो हमारी तरफ ही देखे जा रही है। सियोन बड़ी ही तिरछी नजर उसके ऊपर मार रही होती है और अपने मन ही मन कहती है। रैंडल्फ कहता है, क्या ही कोइंसिडेंस है। और वो उसके साथ जो लड़का है शायद से वही सियोन के सोशल मीडिया पे था। फिर उसे वही पुरानी बातें याद आती है जो उसने उससे कही थी, जिसके ऊपर वो चिड़ी थी। हाना धीरे से उससे कहती है, अगर तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। रैंडल्फ पहले तो शांत रहता है, फिर उससे कहता है, अरे ये ठीक है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरा उसके साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी उसके पास एक बंदा आता है। वो उससे कहता है, पार्क यून म्यूंग। ये वही सियोन का बंदा है जो कि उससे कह रहा था, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम सियोन का पीछा करते करते यहाँ पर आए हो। तुमने यही नहीं किया। ब्रेकअप होने के बाद तुम यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हो और अब तो तुम मुझे स्टॉक करने लगे। तुम शेमलेस कमीने। रैंडल्फ कहता है, क्या स्टॉकिंग? और उसे? वो बंदा कहता है, हाँ उसे। और मैंने सुना कि तुम सियोन के लिए रो रहे थे, उससे भीख मांग रहे थे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए, कैफे के बाहर। क्या ये सच है? रैंडल्फ स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो अपनी नजरें सियोन की तरफ करता है जहाँ पर सियोन एक स्मर्क दे रही होती है। वो बंदा कहता है, अगर तुम फिर से सियोन का पीछा करते मुझे दिखे तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। तुम सिर्फ एक कचरा हो। अभी वहां पर हाना खड़ी हुई और उससे कहती है, मैं यहाँ पर चुपचाप हूँ और सुन रही हूँ और तुम उतने ही बेकार होते जा रहे हो। आखिर तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम वो बकते क्यों जा रहे हो? वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें लड़की भी मिल गई? क्या ये रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐसी कोई चीज है? हाना कहती है, आखिर तुमने क्या कहा? भीड़ उनकी सारी ये बातें सुन रही होती है। बट वो बंदा कहता है, आखिर तुम्हें इसने कितने पैसे दिए हैं? तुम्हारे लुक के हिसाब से 5 लाख वॉन। मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा अगर तुम मेरे साथ आओगी। आना कहती है, मैंने इस रेस्टोरेंट में खुद रिजर्वेशन की है, उसने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं उसे अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ। और तुम्हारे पास मुंह है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बको। वो बंदा उसके ऊपर पैसे फेंकते हुए कहता है, क्या इतना पैसा काफी नहीं है? 1 मिलियन वॉन? तो फिर 2 मिलियन वॉन कैसे है? और रैंडल्फ से कहता है, तुम कचरा कहीं के, अब यहाँ से भी कहीं और चले जाओ। ये सुन हाना का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पागल कमीने। वो बंदा कहता है, क्या तुमने मुझे चाटा मारा? वो बंदा हाना को मारते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे दांत तोड़ूंगा। लेकिन वो अटैक उसको लगता है उससे पहले ही रैंडल्फ बीच में टांग अड़ा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर गिर गया और उससे कहता है, बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी है और तुम भी इनोसेंट नहीं लग रहे हो। वो बंदा कहता है, तुम छोटे से कमीने। लेकिन तभी रैंडल्फ का हाथ उसके चेहरे पे आ गया और वो उसे वहीं पर पटक देता है और कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। वो बंदा अपने मन ही मन कहता है, आखिर ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है और ये क्या हो रहा है? क्या ये स्ट्रेंथ किसी इंसान की भी है? पीछे से सियोन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे एम्बेरस कर रहे हो जिनवू। वो बंदा वहां पर पड़े पड़े कहता है, कैसा रहे हम ये सब कुछ बाहर सुलटा लें। रैंडल्फ कहता है, ये सारी फाइट तुमने पहले स्टार्ट की है। वो जिनवू नाम का बंदा कहता है, ये कचरा मुझे एम्बेरस कर रहा है, वो भी सियोन के सामने। फिर वो जिनवू नाम का बंदा वही फ्रैगमेंट को अपने हाथ में लेता है और अपने मन ही मन कहता है, बेटा तुमने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और वो फ्रैगमेंट उसके हाथ में चमकने लगता है, जिसकी चमक सब लोग देख पाते हैं। वहां पर जो भीड़ में लोग होते हैं वो कहते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये डायमेंशन वॉरियर है। और उस बंदे ने रैंडल्फ की गर्दन पकड़ ली होती है क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। और रैंडल्फ को नीचे पटकते हुए कहता है, अब तुम अपना मुंह चला के दिखाओ। उसने काफी जोर से रैंडल्फ को नीचे पटका होता है। हाना उसे आवाज देती है। रैंडल्फ पड़े पड़े अपने मन में कहता है, कभी सोचा नहीं था कि वो प्लेयर निकलेगा। लेकिन एक सेकेंड, मैं ऐसा एक्ट क्यों कर रहा हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैंने डेफिनेटली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखी थी, तो आखिर मैं ऐसा एक्ट कैसे कर सकता हूँ? क्या उसने मुझे काफी जेंटली नीचे पटका? मतलब रैंडल्फ को कुछ भी दर्द नहीं हुआ होता। और ये इस वजह से क्योंकि उसकी एक हिडन ट्रेट एक्टिव हुई होती है, ग्रेट सेज नाम की। वो बंदा कहता है, बस एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान कहीं भटक गया और तुम अपनी मनमानी करने लगे। फिर उसके बारे में बताया जाता है, उसका नाम है जंग जिनवू, जो कि लेवल 4 पे है और उसका क्लास स्पेयरमैन है। रैंडल्फ कहता है, क्या उसे एक क्लास भी मिल गई और वो लेवल 4 पे भी है? तो पिंगेनिया के लेवल सिस्टम में ना 1 से 10 तक लेवल्स हैं और लेवल अप करने के लिए ना एक्सपीरियंस का जो गैप होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और प्लेयर्स जिस टैलेंट को पोजेस करते हैं उसके ऊपर भी एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि कितना लगेगा और कितना नहीं। तो जिसके पास जितने ज़्यादा टैलेंट्स होंगे उसे उतना ही एक्सपीरियंस लगेगा, यानी कि तुम्हारा कैरेक्टर भी उतना ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। और जो तुम्हारी लेवल है वो काफ़ी स्लो बढ़ेगी। और ऑफकोर्स जो जंग जिनवू है वो बाकी के टैलेंट ग्रुप के साथ ही बिलोंग करता है, तो हम उनके लेवल के बीच का गैप साफ साफ देख सकते हैं। और वो रीज़न जिस रीज़न की वजह से जंग जिनवू का लेवल बढ़ा नहीं है, वो इतना लो है, वो इस वजह से क्योंकि वो फाइट ही नहीं किया।
जंग जिन वो एक बिगिनर गेमर है जो कि नॉनस्टॉप भागते हुए आया है पेंगनिया के साथ सिंक्रोनाइजेशन का पहला दिन। उस दिन वो सडनली उससे सिंक्रोनाइज हो गया और तब वो उसके लक की वजह से उस मेन क्वेस्ट में सरवाइव कर पाया। और अगेन एक काफी अच्छे लक की वजह से उसे एक हाई टीयर की क्लास भी मिली और टॉप रैंक के रिवॉर्ड की वजह से उसे लॉग आउट का ऑप्शन भी मिला। तो उसने सीधा लॉग आउट कर दिया और अब वो पेंगेनिया में कभी भी वापस नहीं जाएगा। और ये बात वो उसे बिना देखे भी कह सकता है क्योंकि हर किसी ने उसकी तरह स्टार्ट नहीं किया, हर्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्च की तरह। और ना ही वो उसके लिए इजी रहा। अब यहाँ पर सियोन उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है चलो जिन्वो यहाँ से चलते हैं। सभी लोग देख रहे हैं। जंग कहता है कि हाँ मेरा भी मूड खराब हो गया। लेकिन जाते जाते वो पीछे रैंडल्फ से कहता है ओए कमीने, तू आज बहुत लकी है, मैं तुझे सियोन की वजह से छोड़ रहा हूँ और अब मुझसे फिर से मत मिलना। रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है, वो सभी को ये दिखा रहा है कि वो प्लेयर है और वो सारा अपना बचा हुआ टाइम गोल्डन स्केल के ऊपर बिता रहा है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला। हाना रैंडल्फ के पास आई, उसने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, जिस पर रैंडल्फ ने जवाब दिया कि हाँ वो ठीक है। हाना कहती कि उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, जिस पर रैंडल्फ कहता है कि नहीं उन्हें जाने दो क्योंकि पहला पंच उसने ही मारा था। हाना कुछ कहना चाहती थी लेकिन रैंडल्फ कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें उनका खाना फिनिश करना चाहिए। और तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। और रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहां पर दीवारें टूटने लगती हैं और वहां से कई सारे अर्थवर्म्स बाहर आते हैं जिनकी वजह से लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो काफी डरे हुए हैं। रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, क्या करोजन स्टार्ट हो गया। आना कहती है हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन रैंडल्फ उसका मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जरा एक सेकंड के लिए रुको। हाना कुछ भी नहीं समझ रही होती है, पर यहाँ पर वो लोग अर्थवर्म से भाग रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक में होते हैं। तब रैंडल्फ कहता है वो लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। फिर वो अपने मन ही मन कहता है या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि हम काफी लकी हैं कि यहाँ पर चीड वर्म्स अपीयर हुए हैं, क्योंकि उनमें से कई सारे काफी काइंड होते हैं, वो सिर्फ लाशों के पास ही नजर आते हैं और अगर हम उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं तो वो भी नहीं करेंगे। उधर पे जंग को सियोन चिपकी हुई होती है, वो उससे कहती है ओए जिन्हों कुछ तो कर यार। वो दोनों ही काफी पैनिक में लग रहे होते हैं। तभी जो जंग होता है वो उस अर्थवर्म के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रैंडल्फ उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो ढक्कन किसी की बात सुनता ही नहीं। वो सीधा उस अर्थवर्म के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो पूरा अर्थवर्म वहीं पर मर जाता है। फिर इधर जंग अपने मन ही मन कहता है वो एक ही हिट में मर गया। लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। फिर वो और भी अर्थवर्म्स को मारने लगता है और उनसे कहता है तुम कमीने मॉन्स्टर्स अब मरो। वहां पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं जैसा कि डायमेंशन वॉरियर से एक्सपेक्ट किया था और सभी लोग उस तरफ भागो। उधर वो उन अर्थवर्म्स को मारते हुए सोच रहा होता है क्या मैं इनसे डर रहा था इतने टाइम तक, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। इधर रैंडल्फ हाना से कहता है हाना तुम जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। हाना कुछ भी समझ नहीं पाती, बट रैंडल्फ कहता है जितनी दूर हो सके उतनी दूर। और वहां पर रेड फॉग फैलने लगती है। सभी लोग फिर से पैनिक होने लगते हैं। वो कहता है आखिर ये फॉग किधर से आ रही है। यही बात जंग भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये फॉग आखिर कहाँ से आ रही है। उसकी वजह से उसका विजन भी ब्लॉक हो रहा है। लेकिन तभी एक हाथ उस फॉग में से आता है और उसके दोनों आंखों को कवर कर लेता है। साथ ही साथ उसके पीछे आंखें भी होती है। वो जो एंटिटी या फिर जो भी मॉन्स्टर था वो कहता है आखिर किसने मेरे बच्चों को किसने मारा। फिर वहां पर नोटिफिकेशंस आते हैं कि एलाइट मॉन्स्टर चिड माम्बा अपीयर हुआ है और इसे मारने के लिए रिकमेंडेड पार्टी की जो साइज होती है वो लेवल 6 और लेवल 6 के 20 बंदे चाहिए होते हैं। फिर वो आवाज होती है, वो जंग को कंट्रोल करते हुए कहती है मार दो, यहाँ पर जो भी है उन सभी को मार दो। वहां पर एक आदमी पड़े हुए कहता है आखिर ये क्या है, ये सडनली क्या होने लगा है। लेकिन उसके सामने जंग होता है जो कि अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जंग उसके होश में नहीं है तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो कहता है मर जाओ। वहां पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि चिड़ माम्बा के ब्लड की इफेक्ट की वजह से वहां पर हेलुसिनेशन एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर जंग का अटैक उस बंदे को लगने ही वाला होता है। फिर अगले ही सीन में वहां पर खून की छींटें होती हैं, पर यह खून उस बंदे का नहीं था बल्कि जंग का था, जिसका हाथ अपने रैंडल्फ ने काट दिया होता है। ये चीज जंग भी नोटिस कर लेता है लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वहां पर रैंडल्फ कहता है मैं इसमें कदम बिल्कुल भी नहीं रखता अगर तुम अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करते तो। और वहां पर जंग चिल्ला रहा होता है। फिर रैंडल्फ कहता है बाहर आ जाओ। वहां पर फॉग के बीच कई सारे अर्थवर्म्स आपस में जुड़ने लगते हैं और वो आवाज हंस रही होती है। फिर उन सारे अर्थवर्म्स को मिलाकर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। फिर वो चिड़ माम्बा कहता है ये काफी अच्छा है, यहाँ पर एक टेस्टी इंसान अपीयर हुआ है। यह है चिड़ माम्बा, एक रेड मॉन्स्टर।
रैंडल्फ भी उसकी तरफ घूर के देखता है और यहाँ पर हाना रैंडल्फ को ढूंढ रही होती है। वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पे नोटिस करती है। अब यहाँ पर रैंडल्फ उस माम्बा से लड़ रहा होता है। वो लड़ते लड़ते अपने मन में कहता है, ये अच्छी बात है कि ये चीड़ माम्बा का फॉग यहाँ पर है, जो कि बाकियों के विजन को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छे से कर पाया। बट जबकि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका अपोनेंट को वो काफी इजीली हरा देगा। और अब तक अगर उसे उसके अटैक पैटर्न के बारे में पता नहीं होता, तो कब के उसके टुकड़े हो गए होते हैं। वो चिड़ मम्बा कहता है, ये काफी स्ट्रेंज है, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज इतनी भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, फिर भी तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर पा रहे हो। तुम ऐसे मूव कर पा रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरे अटैक्स के बारे में पहले से ही पता हो। रैंडल्फ अगेन उसके ऊपर अटैक करता है। चिड़ मम्बा कहता है, खैर ये यूजलेस है। फिर वो पीछे से अटैक करता है। रैंडल्फ अपने मन ही मन कहता है, तो जो चिड़ मम्बा का नेक्स्ट अटैक पैटर्न होगा। अभी चिड़ मम्बा उसके ऊपर काफी खून थूक देता है और रैंडल्फ कहता है, वो है ब्लड स्पैटर। वो वहां पर एक टेबल को उठाता है और उससे उस अटैक को ब्लॉक करता है और अपने मन ही मन कहता है, अगर ये तुम्हें टच कर दे तो तुम स्टेटस एलिमेंट के साथ इन्फेक्टेड हो जाओगे। देन वो जो चिड़ माम्बा होता है वो उसके उस टेबल को भी तोड़ देता है। उसका जो अटैक होता है वो रैंडल्फ को छू के पीछे चला जाता है। चिड़ माम्बा कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इस अटैक को डॉज कर पाओगे। उसके पास कई सारे स्पाइक्स होते हैं। फिर चिड़ माम्बा कहता है, ये इनक्रेडिबल है, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे पास ऐसे भी कोई एबिलिटी होगी। However, एंड ऑफ द डे, अगर तुम्हारे अटैक्स मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। रैंडल्फ उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारे फोरहेड के बीच एक सुरंग हो जाएगी। ये कहते कहते वो फेरी क्वीन का टेर अपने हाथों में ले लेता है और हरमेस के शूज को इक्विप कर लेता है। और फेरी क्वीन के टेर की वजह से जो इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट था वो रेड्यूस हो गया। वो मिकेला का आर्मर और हेलमेट भी इक्विप कर लेता है। वो साथ ही साथ सेलेशियल ड्रैगन बोन, जो कि मिकेला का सेट है, उसे भी इक्विप कर लेता है, जिसकी वजह से उसे स्विफ्टनेस और हार्मलेस शूज का ऑप्शन मिलता है। यह सब कुछ इक्विप करने के बाद अब वो रेडी है उसका खात्मा करने के लिए। वो अपने मन ही मन कहता है कि ये अच्छी बात है कि उसने एडवांस में ही सीक्रेट एक्शन हाउस से ये सब कुछ खरीद लिया था। वो हडसन से माफी भी मांगता है कि उसने फेरी क्वीन का टेयर यूज कर लिया। वो इसे यूज करने से अवॉइड करने वाला था, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसे आ गई कि उसे यूज करना ही पड़ेगा। फिर वहां पर हरमेस शूज के बारे में बताया जाता है, जो कि एपिक टियर का है। ये शूज गॉड की फीट को इम्मेट करते हैं, यानी कि बेसिकली इनसे स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट थी ना, वो ऑल स्टार 40-50-10 के बीच में थी। मतलब तुम लोग पढ़ ही सकते हो। मतलब ये मेरा ही काम है, लेकिन ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली इससे जो एजिलिटी है ना, वो 3 से बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो स्विफ्टनेस को भी यूज कर पाएगा। वो मनी मन हडसन से कहता है, खैर मैं मेरा प्रॉमिस रखूंगा। फिर वो स्विफ्टनेस को यूज करते हुए उस माम्बा की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो चिड़ माम्बा उसके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक उसको लगने ही वाला था, लेकिन वो उसे बाल बाल डॉज कर लेता है। वो अपने पैरों से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी गैदर करता है और एकदम से उसके ऊपर रिलीज होता है। वो चिड़ माम्बा के सामने आते ही उसके नजर से गायब हो जाता है और एकदम से उसके पीछे आ गया, जिससे वो माम्बा भी चिढ़ गया। वो कहता है, तुम कमीने। उसके पीठ के अंदर से कई सारे स्पाइक्स भी बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि बहुत घिनौने लग रहे हैं। वो उनको उसके ऊपर रिलीज करता है, जिसे कि रैंडोल्फ बड़े आराम से काट देता है। वो ऐसे ही उन सभी स्पाइक्स को काटते हुए जा रहा होता है। वो उन्हें काटते काटते उसके काफी करीब पहुंच गया, पर वो चिड़ माम्बा अपने टेंटिकल से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से रैंडल्फ उसे ब्लॉक करते हुए पीछे आ जाता है। तभी उसका जो मिकेला का सेट ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके पीठ से पंख बाहर आए। ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन बोन है। वो चिड़ माम्बा कहता है, तो तुम्हारे पास अभी भी ट्रिक्स बाकी हैं, तुम छोटे से चूहे कमीने। वो चिड़ माम्बा रैंडल्फ के पीछे आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, और अब चिड़ माम्बा का फाइनल अटैक पैटर्न है। वो एकदम से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। वो अपने मन ही मन कहता है, वो ऐसे ही इसे इंड्योर कर सकता है। माम्बा कहता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम इसे डॉच कर पाओगे। वो माम्बा रैंडल्फ के अगल बगल काफी फॉग फैलाने लगता है और उससे कहता है, अब तुम चूहे मर जाओ। वो फॉग जो कि काफी पॉइजनस है, उसके अंदर रैंडल्फ फंसा हुआ है। तब वहां पर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन बोन है उसकी सैनर्जी इफेक्ट और स्विफ्टनेस एक्टिवेट हो गई है। साथ ही साथ गेल भी ट्रिगर हो गया है। माम्बा कहता है, तुम मेरे पॉइजनस फॉग को दूर भगाने के लिए विंड का यूज कर रहे हो। एक्चुअली ये जो चिड़ माम्बा है ना, इसके पास 4 अटैक पैटर्न्स है। पहला है डॉज, दूसरा है वो ब्लड स्पैटर, तीसरा है नीडल्स और चौथा है पॉइजनस फॉग। जब वो उसके सारे के सारे अटैक पैटर्न्स को यूज करता है ना, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। वो भी काफी कम टाइम के लिए, लेकिन जो कंफ्यूज्ड माम्बा होता है वो तब एक्ट नहीं कर पाता। बट जब वो कंफ्यूजन हट जाता है तो उसके बाद जो साइकिल होगी वो काफी एनहांस स्किल्ड पैटर्न्स की होगी।
यानी कि ये इकलौता चांस है उसके जीतने का। वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर काफी तेजी से उसकी तरफ जा रहा होता है। चिड़मांबा भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, जरा रुको। लेकिन वो उसकी बात कुछ भी नहीं सुनता और सीधा उसके मत्थे में घुस जाता है। वो उसके सिर के ऊपर खड़ा होता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे मत्थे के बीच एक बड़ा सा छेद करूंगा। फिर उसे मारने के बाद उसे कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि उसने चिड़मांबा को मार दिया है और उसका कंट्रीब्यूशन 100% है। उसने 10 मिनट तक ब्रोकन गोल्डन स्केल फ्रैगमेंट को एब्जॉर्ब किया है और उसके पास ब्रोकन गोल्डन स्केल फ्रैगमेंट के लिए 42 आवर्स 56 मिनट 39 सेकंड बचे हुए हैं। अब वहां से धीरे धीरे जो फॉग होती है वो हटने लगती है। सभी को थोड़ा बहुत दिखने लगता है। तभी वहां पर एक नोटिफिकेशन आती है कि जो डार्कनेस है वो कुछ टाइम के लिए रिसीड्स हो गई है और पेंगेनिया का 9.1% यूनिट कोलैप्स्ड हो गया है, जिसकी वजह से उसे एक लकी डाइस मिलता है। हाना वहां पर अपने मन ही मन कहती है, आखिर ये क्या है, क्या ये खत्म हो गया और आखिर इस दुनिया में ये चल क्या रहा है। तभी वो अपने सामने रैंडल्फ को देख पाती है, जिसने कि वही केप अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। रैंडल्फ उस केप को पहन लेता है। हाना को फिर याद आता है कि उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो अपने मन में कहती है, ये तो वही इंसान है। फिर वो उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या वो वही है जिसने उसकी जान बचाई थी, क्या उसे वो याद है। रैंडल्फ अपने मन में कहता है, हाँ ना, तो तुम सेफ हो। और उसके इनविजिबल क्लोक का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो वहां से गायब हो जाता है। तब हाना उससे कहती है, जरा एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वो वहां नहीं रुकता, वो वहां से गायब हो चुका था। यह हाना भी देख लेती है, लेकिन वो थोड़ी शॉक्ड नजर आ रही है। वो वहां पर सिर्फ धुआं धुआं रह जाता है। उसी धुएं के बीच उसके पीछे से कोई आता है। वो उसे आवाज देता है। हाना भी पीछे मुड़कर देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा रेंडॉल्फ ही है। वो उसका नाम लेती है और वो उससे कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं इस केओस में कहीं खो गया था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जिस पर हाना कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो कुछ नोटिस कर लेती है। वहां रैंडल्फ के हाथों पर खून लगा हुआ होता है, लेकिन वो उसे कह रहा होता है, मुझे काफी रिलीफ फील हुआ कि तुम सेफ हो और मुझे लगा नहीं था हम किसी ऐसे मेस में फंस जाएंगे। खैर, ऐसा लगता है कि आज हमारा दिन ही नहीं था। और हाना उस खून को उसे दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे कहीं हर्ट हुआ है। रैंडल्फ उस खून को देखता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी मॉन्स्टर का ब्लड उसके ऊपर स्प्लैट हुआ है, तो उसे इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अपने मन में कहता है, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि ये ब्लड मेरे नेल्स पे आके गिरेगा। हाना उससे कहती है, तुम्हारे कपड़े तो एकदम ठीक है, जबकि वो खून तुम्हारे ऊपर स्प्लैटेड हुआ था, तो वो आखिर तुम्हारे नेल्स के ऊपर ही क्यों गिरा? ये काफी अनयूजुअल है। और जब मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे तब भी वो काफी इनक्रेडिबली काम था। क्या उसे इसके बारे में पहले से ही पता था या फिर ये पता था कि ये क्या है? तब रैंडल स्पीचलेस हो जाता है। फिर कुछ सोचते हुए उससे कहता है, क्या मैं काम था? अरे नहीं, तब मुझे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं वो बोल दूं। हाना कह दिया, तुम झूठे, तुम पूरी तरह से कंपोज थे। रैंडल्फ कहता है, अरे नहीं बाबा, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। हाना अपने मन ही मन कहती है, वो काफी सस्पिशियस है। ऐसा एक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उस आदमी के डिसअपेयर होने के बाद ही अपीयर होना, क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर न्यूज चल रही होती है, जहां पर न्यूज एंकर कह रहा होता है कि काफी दिनों बाद डायमेंशन वॉर हुई है और शायद से अगली डायमेंशन वॉर भी जल्दी होएगी। और कुछ डायमेंशन वॉरियर मेंबर्स ने ये वार्न किया है कि यह अटैक फ्यूचर में भी होगा। और इन सारी घटनाओं की वजह से गवर्नमेंट के साथ जो कोऑपरेशन है वो काफी नेसेसरी है। और अब के टाइम पे कई सारे जो सिटीजन्स है वो अपने घर में रहना ही पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रोड है वो खाली खाली लग रहा है। और कई सारे सिटीजन्स अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है इन सारे इंसिडेंट्स के ऊपर। अब ये न्यूज़ ऐसे ही चल रही होती है, तभी हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है, वो फर्स्ट इन्वेजन के वक्त तो काफ़ी केयर फ्री थे और अब वो झमेला खड़ा कर रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, शायद ये इस वजह से क्योंकि जो लोग इसमें अफेक्टेड नहीं हुए थे उन्हें इस खतरे के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। मॉन्स्टर्स का अटैक जो है वो कॉमन सेंस के परे है। एक औरत कहती है, जबकि ये कॉमन सेंस के परे हैं तो किसी को ये पता ही नहीं कि इसमें रिस्पॉन्ड कैसे करें। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ नॉर्मल मेंटेन करने का पहले ट्राई कर रही है। एक और बंदा कहता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सबको ये रियलाइज हो चुका होगा कि जो इन्विजन्स है वो बार बार होंगे और अभी उनके पास ये परफेक्ट टाइम है कि उनके अलायंस के बारे में सभी को डिक्लेयर करें। ये प्लेयर अलायंस हीरो है। अलायंस लीडर पार्क टेवू और बाकी की अलायंसेस भी यही सोच रही होंगी, तो उन्हें जल्द से जल्द नए टैलेंट्स को रिक्रूट करना होगा। वो औरत अपने फ़ोन में कोई फुटेज देख रही होती है। हम ऑलरेडी तुम्हारी वो फुटेज देख रहे हैं जो तुमने मेंशन की थी। ये रैंडल्फ की वही कल वाली फुटेज है जो कि सीसीटीवी द्वारा ली गई थी।
और उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि उसने अकेले नहीं उस चिड़ मम्बा को हराया। ये ज़रूर से रैंडल्फ होगा, जो कि मेन क्वेस्ट में पहले नंबर पे आया था। एक आदमी कहता है, लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि रैंडल्फ जो है उसने सिर्फ 2 मेन क्वेस्ट ही क्लियर की हैं? तो फिर वो सिर्फ लेवल 4 या फिर 5 पे ही होगा। तो आखिर उसने हर्मिस शूज को इक्विप कैसे किया? अब एक और बंदा कहता है, हाईली पॉसिबिलिटी यह है कि उसने किसी तालिस्मान का यूज़ किया होगा। लेकिन अगर इन डिटेल्स को हम साइड में रखें तो वो ऐसा इंसान है जिसकी हमें अभी ज़रूरत है। और फिर फैंटम के गायब होने के बाद यह इंसान अपीयर हुआ। हम इस पे श्योर तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि जो रैंडल्फ है वही फैंटम है और वो लोग अभी दूसरे अलायंस प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। टाइवू कहता है, अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी हो उन्हें उसके अलायंस में लाना ही होगा ताकि वो आने वाली रिफ्ट्स को रोक सके। अब यहाँ पर हडसन का चेहरा पूरा नीला पड़ चुका होता है। वो कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने फेरी क्वीन के टेर को यूज किया? रैंडल्फ कहता है कि हाँ। तब हडसन चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुमने ये नहीं कहा था कि वो तुम मुझे दे दोगी? रैंडल्फ कहता है, अरे जरा ठीक से याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ना कि फेरी क्वीन टेर तुम्हें दूंगा। हडसन कहता है, क्या? रैंडल्फ कहता है, अरे तुम्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी तालिस्मान की जरूरत नहीं है, तो तुम अपनी होप को छोड़ो मत यार। फिर वो अपने मन में कहता है, अरे मैं उसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सिचुएशन ही वैसा थी कि मुझे यूज करना ही पड़ा। हडसन कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि एक और रास्ता है? रैंडल्फ कहता है, अरे तुम तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारा मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। यह ना मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। इस पर हडसन कहता है, आखिर अब फिर से मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ बे? फिर रैंडल्फ कहता है, तो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करने का एक और रीजन दूंगा। फिर अब यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। वो सभी एक सीवर में आए होते हैं। ये आर्केना द सिटी ऑफ गोल्ड का अंडरग्राउंड डंजन है। वहां पर चलते हुए रैंडल्फ कहता है, क्या तुम सीवर्स के बारे में सोच रहे हो? जिस पर हडसन कहता है, आखिर हम इस जगह पे क्यों आए हैं? इस पर रैंडल्फ कहता है, अरे तुम्हारा जो ट्रस्ट नहीं है ना, वो ट्रस्ट लाने के लिए। और हाँ, उस जगह पे जाने से पहले हमें यहाँ पर आना था ताकि वो तुम्हारी एक विश को ग्रांट करे। मुझे यहाँ पर आर्केना में एक वे पॉइंट क्रिएट करना है। उसे द्रैमुथ के पास से जो टेलीपोर्टेशन बुक मिली थी वो काफ़ी कन्वीनियंट है और साथ ही साथ बहुत अनोइंग भी है, क्योंकि उसे इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना होगा। इसका जो कास्टिंग टाइम होता है वो 30 सेकंड का होता है और अभी का उसका जो वे पॉइंट है वो डेजर्ट सेंचुरी है, यानी कि अगर वो यहाँ से टेलीपोर्ट हुए तो वो सीधा उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। इसलिए उसे यहाँ पर वे पॉइंट बनाना है। उसे तो पूरा आर्केना एक्सप्लोर करना था। अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सीवर्स डंजन्स में आए हैं। अभी पीछे से हडसन कहता है, नहीं एक सेकंड, क्या हम सच में इस डंजन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? वो भी सिर्फ हम 3 ही। ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर रहता है वो है मॉन्स्टर रैट और ये इतना डेंजरस डंजन है कि यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए भी लेवल 8 के 6 लोग चाहिए होंगे। रैंडल्फ कहता है कि हाँ मुझे पता है और उसके सामने 2 आंखें चमकने लगती हैं। अभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आई, डंजन रेड मॉन्स्टर सीवर्स, माउंटेन मॉन्स्टर रैट अपीयर हुआ है। उस चूहे को मारने के लिए ना लेवल 8 के 6 बंदे चाहिए होंगे। उस चूहे की आंखों में ना आग झलकती है, फिर वो उनके अगल बगल इतनी तेजी से घूमता है कि किसी को नजर भी नहीं आ रहा होता। उधर हडसन काफी डरा हुआ होता है। वो अपने मन ही मन कहता है, ये मॉन्स्टर रैट ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपनी स्पीड को वेपन की तरह यूज करता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मेथड होती है उसमें 6 लोग फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं और धीरे धीरे उसे कॉर्नर में लेके जाके उसका हंट करते हैं। बट अभी के टाइम पे वो बिना किसी प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसे रेकलेसनेस क्यों कर रहा है। अब रैंडल्फ इजाबेला को आवाज देता है, उससे कहता है 10 o'clock के डायरेक्शन में, जिसके बाद इजाबेला समझ जाती है और उसी दिशा में भागने लगती है। फिर वो सीधा उस चूहे के आँख के सामने पहुंच गई और उसके ऊपर कई सारे हमले करती है। रैंडल्फ अपने मन में कहता है, अगर तुम्हें उसके पैटर्न के बारे में पता हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना फास्ट है। और ऑफ कोर्स ये इस वजह से भी पॉसिबल है क्योंकि जो इजाबेला है वो कॉम्बैट प्रोपेंसी वाली कैरेक्टर है और जिस तरह से वो बड़ी हुई है उसकी वजह से वो ऑर्डिनरी लेवल के कैरेक्टर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये सब कुछ देख के हडसन के पसीने छूट रहे होते हैं। अभी रैंडल्फ उसे आवाज देता है। हडसन काफी चौंक जाता है, लेकिन रैंडल्फ उससे कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं मेरा प्रॉमिस रखूंगा और बिल्कुल भी डाउट मत करना। अगर मैं कहूँ ये हो सकता है तो वो हो सकता है। हडसन पूरी तरह से सरप्राइज से भर चुका होता है। अब यहाँ पर 2 आदमी बात कर रहे होते हैं। वो उसके सामने वाले आदमी से कहता है, सियोन जंग, मैंने यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर लिए लेकिन वहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं है। वो सियोन जैंग कहता है, ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर जो भी था उन्हें कुछ भी नहीं पता है।
ये किसी भूतिया स्टोरी की तरह लगता है। ये प्लेयर अलायंस का एक हीरो है, सियोन जैंग। वो पहला वाला आदमी कहता है, क्या हमें जाके फिर से जंग जिनू से मिलना चाहिए? सियोन कहता है, नहीं, वो कम्प्लीटली लॉस्ट लग रहा है। वो उसके उस शौक से अभी तक उभरा नहीं है। जब से उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, उसके ये हाथ रैंडल्फ ने ही काटे होते हैं और वो वहां पर बिल्कुल ही बेबस लग रहा है। फिर वो कहता है, तो आखिर किम हाना के बारे में क्या ख्याल है? उसे तो सब कुछ पता होगा ना? जैंग कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि हम सीके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का सारा स्टॉम अपने ऊपर ले ले? वो आदमी कहता है कि नहीं, उसका कहने का ये मतलब नहीं था। वो यहाँ पर खड़े खड़े रहने से अच्छा कुछ करें। जैंग कहता है, हमें बिना किसी रीज़न की वजह से उससे झमेला खड़ा नहीं करना है, वरना ये बहुत बड़े सरदर्द में तब्दील हो जाएगा। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या किम हाना को कोई बैकिंग दे रहा है? जिस पर सियोन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, ग्राचिया उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैंने ये सुना है कि वो डायरेक्टली वन ऑन वन उसका इंटरव्यू लेने वाली है। अब यहाँ पर हाना ग्राचिया के सामने खड़ी होती है। वहां पर मीडिया की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ग्राचिया उससे कहता है, मैं हूँ ग्राचिया। जिस पर हाना कहती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ऑनर महसूस हो रहा है। मैं हूँ रिपोर्टर किम हाना, साउथ कोरिया से। पीछे से वो आदमी कहता है, क्या वो उसके प्यार में ही रहा है या फिर कुछ और? जिस पर जैंग कहता है, कुछ भी ऐसा वैसा मत कहो जिससे हम किसी परेशानी में पड़ जाए। जैंग अपने मन ही मन कहता है, फैंटम के जाने के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो अब पहले नंबर पे आ चुका है और अब वो मॉन्स्टर कोरिया में आके ऑर्डिनरी रिपोर्ट से इंटरव्यू ले रहा है। सच कहूँ तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहा हूँ, लेकिन इसमें ग्राचिया इन्वॉल्व है, तो हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते हैं। हमें जितना हो सके उतना उससे दूर रहना होगा, वरना एक गलती की वजह से पूरी अलायंस खत्म हो सकती है। मतलब कि ये बंदा भी इधर पे हॉरर फार्मिंग कर रहा है। अब यहाँ पर एक बंदा मरा पड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा जख्मी है। उसके सामने वाला जो बंदा होता है वो कहता है, क्या ये पहले से ही खत्म हो गया? जिस पर वो बंदा कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? प्लेयर पीके, वो रियल वर्ल्ड में फॉरबिडन है। अब ये पीके का मतलब शायद से प्लेयर किल होगा। जिस पर वही बंदा कहता है, फॉरबिडन? आखिर ये किसने डिसाइड किया? जिस पर वो सामने वाला बंदा कहता है, ग्राचिया ने ऐसा कहा है। हमें इन्विजन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, इसलिए जो पीके है उसे फॉरबिडन कर दिया है रियल वर्ल्ड में। और अगर ग्राचिया को इसके बारे में पता चल गया, लेकिन इतने में वो बंदा उसका मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये ठीक है, तो जाओ उससे जाके कहो तुम्हें बचा ले, और वहीं पर उसे मार देता है। वहां पर उस बंदे को नोटिफिकेशन आती है कि जो रैंकिंग की लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है और क्लास मिलने की वजह से वो टॉप रैंकर्स में आ चुका है। जिस पर वो सिस्टम प्लेयर मैसेकर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है और उसे सीक्रेट ऑक्शन हाउस के राइट्स भी मिलते हैं। मैसेकर अपने मनी मन कहता है, मुझे पता है रैंडल्फ डेफिनेटली वो कमीना फैंटम ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका टॉप रैंक में आना पॉसिबल ही नहीं होता, और ना ही वो मेन क्वेस्ट को इमीडिएटली चैलेंज करता, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और अगर वो उसका वहां पर वेट करे तो वो फैंटम से ज़रूर मिल पाएगा। और वो ये भी कहता है कि उसे मैं ही मारूंगा। अब यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सा ड्रैगन चल रहा होता है। वो क्रिएचर एक बग्गी को खींच रहा है जिसमें रैंडल्फ और उसके साथी बैठे हुए हैं। वहां पर रैंडल्फ अपनी मनी मन कहता है वो काफ़ी लकी है। उसका ओरिजिनल गोल ये था कि वो जाके वहां पर सिर्फ वे पॉइंट ही सेट करके आ जाए, पर तब उस चूहे के बॉडी से उसे एक क्रिस्टल भी मिला होता है। ये उस मॉन्स्टर का कोर है जो कि मटेरियल में आता है। इस कोर से ना जो मॉन्स्टर है वो म्यूटेट हो जाता है। मतलब इसे तुम मॉन्स्टर को खिला के म्यूटेट भी कर सकते हो या फिर मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हो। तब उसकी एक हिडन ट्रेट एक्टिव हो गई, बीस्ट लॉर्ड की। मतलब पोजीशन में बीस्ट टाइप सोल्स की स्ट्रेंथनिंग पॉसिबल है, और उसी मटेरियल से उसने हाई ड्रैगन को इवॉल्व कर दिया, जिससे कि अब वो उनकी डेस्टिनेशन के लिए बहुत ही फास्ट पहुंच रहे हैं। फिर वो हडसन से पूछता है कि क्या उसने कसिनो का अच्छे से प्रॉपरली केयर ले लिया? जिस पर हडसन कहता है कि हाँ, मैंने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया है। वो कहता है, कसिनो को छोड़ देना ये काफ़ी शेमफुल होगा और उन्हें काफ़ी टाइम तक बाहर भी रहना है, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अगर इससे सेरेंगेती की शादी उससे हो सकती है तो ये उसके वर्दी है, इसलिए वो उसकी चिंता ना करे। और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि उसके वहां पर ना होते हुए कोई भी कसिनो को अकेला छोड़ दे। और अब उसने उसके ऊपर ट्रस्ट करने का डिसाइड कर लिया है, तो वो उसे फॉलो करेगा। फिर वो अपनी मनी मन कहता है, इससे भी बढ़कर वो जो इजाबेला नाम की बंदी है, उसने उस मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से और अकेले ही हरा दिया। और वो ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि उसके सामने वो कुछ भी ना हो, यानी कि वो इंसान बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और अगर वो ये चांस मिस करता है तो उसे नहीं पता कि अगली अपॉर्चुनिटी कब आएगी। उसे देखकर रैंडल्फ हंसता है और कहता है, तो शायद से मुझे पैसों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हडसन कहता है, ओए मैं तुम्हारे सारे थॉट्स सुन सकता हूँ। बट रैंडल्फ अपने मनी मन कहता है, उसने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। अब मैं आराम से अपने लेवल को रीच करने के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ और स्टार बीरर के रास्ते पर चलने पर भी।
तब हडसन उससे पूछता है कि आखिर हम अब कहाँ जा रहे हैं, जिस पर रैंडल्फ कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? जिस पर हडसन कहता है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। रैंडल्फ कहता है, हम मास्टरपीस के पास जा रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी एक विश ग्रांट होगी। हडसन कहता है, क्या मास्टरपीस? रैंडल्फ अपने मनी मन कहता है, मास्टरपीस जो कि हडसन की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, और वो जगह जहाँ पर तीसरी मेन क्वेस्ट स्टार्ट होगी। हम लोग जा रहे हैं टावर ऑफ स्पिरिट्स में। अब कुछ टाइम बाद वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हडसन कहता है, ये जगह मेरे आंखों से तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फॉरेस्ट लग रहा है। रैंडल्फ उससे कहता है, ये कोई भी ऑर्डिनरी जगह नहीं है, ये टावर ऑफ स्पिरिट्स का एंट्रांस है, द बेस्ट रॉक फॉरेस्ट, जहाँ पर स्पिरिट ट्री ग्रो होता है। स्पिरिट ट्री ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिरिट्स बर्न होती है, यानी कि जन्म लेती है, और वो ट्रीज जहाँ पर स्पिरिट्स जन्म लेती हैं उनके पास टेम्परली उस रास्ते को खोलने की पावर होती है। वो रास्ता स्पिरिट रेल में जाता है, और वो रास्ता इस पेड़ में ही होगा। हालांकि ये जो ट्री है वो अंदर से पूरी तरह से मर चुका है, वो भी बहुत ही पहले। सिर्फ यही ट्री नहीं बल्कि इस फॉरेस्ट में जितने भी हैं वो सारे, और बहुत टाइम तक यहाँ पर किसी भी स्पिरिट ने जन्म नहीं लिया है। अब उसे मेथड करने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। पीछे से हडसन कहता है, स्टार बीरर, आखिर तुम क्या करने के ट्राई कर रहे हो? और रैंडल्फ उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, वो उस पेड़ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जो वो दोनों भी देख लेती है और काफी शॉक हो जाते हैं। बट वो उसे रोक पाते इससे पहले ही रैंडल्फ ने वो पेड़ काट दिया। देखते ही देखते उस पेड़ का दख्त नीचे गिर गया। पीछे से हडसन कहता है, क्या उस पेड़ को काटना ठीक रहेगा? क्योंकि वो पेड़ टावर ऑफ स्पिरिट्स का एंट्रेंस था, लेकिन उसके पीछे कुछ चमक रहा होता है। वहां से एक अटैक सीधा हडसन के ऊपर आता है, लेकिन इजाबेला उसे बचा लेती है। इजाबेला उसकी तरफ देखती है। वो बंदा कहता है, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम इसे ब्लॉक कर लोगी, तुम थोड़ी सी अलग हो, इंसानी लड़की। ये मास्टर ऑफ बेजर्क फॉरेस्ट है, हाइड्राइड, जो कि लेवल 9 पे है। उसे देखकर हडसन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक हाइड्राइड। वो हाइड्राइड कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई वंडरर्स हो जो कि भटकते हुए इस फॉरेस्ट में आ गए और कहीं खो गए। मैं तुम्हें ये जगह शांति से क्रॉस करने देने वाला था, बट जबकि तुमने स्पिरिट ट्री को काट दिया है, यानी कि इसका मतलब इंसान अपना डर खो चुके हैं। वहां पर और भी सारे फॉरेस्ट गार्डियंस होते हैं जो कि नॉर्मल ड्राइड्स हैं, लेकिन वो भी लेवल 7 पर है। इजाबेला कहती है, वो 40 नहीं नहीं 50 है, और अगर वो सभी उनके ऊपर अटैक करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है कि वो बच पाएंगे, और वर्स्ट केस सिनारियो में उसे स्टार बीरर को यहाँ से भागने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। और तभी वहां पर रैंडल्फ आता है और उस हाइड्राइड से कहता है, आखिर तुम गलत इंसानों के ऊपर उसका गुस्सा क्यों उतार रहे हो? वो पेड़ काटने वाला वो था, ना कि वो। और अगर वो उस पेड़ को काटता नहीं तो वो लोग अंत तक उन्हें अपने आप को शो ही नहीं करते। वो हाइड्राइड कहता है, तुम इनसेन हो। रैंडल्फ कहता है, ओए नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो हाइड्राइड उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। पर उसके अटैक करने से पहले रैंडल्फ कहता है, क्या तुम ऐसे ही खड़े खड़े इस फॉरेस्ट को मरता हुआ देखना चाहते हो? जिससे वो वहीं पर रुक गया और कहता है, क्या? रैंडल्फ कहता है, मैं इस मरते हुए फॉरेस्ट को जिंदा करूंगा। आगे वो कहता है, मैंने इस फॉरेस्ट में एक भी ऐसे स्पिरिट नहीं देखी जो कि यहाँ पर ब्रीथ ले रही हो, और अगर यहाँ पर किसी भी स्पिरिट ने जन्म नहीं लिया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। ये फॉरेस्ट ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो टावर ऑफ स्पिरिट्स के गेट को ओपन करे। उसके बाद वो इस फॉरेस्ट को एक स्पिरिट देगा। वो हाइड्राइड कहता है, क्या ही नॉनसेंस है, अगर वो उस टावर ऑफ स्पिरिट्स को ओपन भी कर ले फिर भी वहां पर सिर्फ वही लोग एंटर कर पाएंगे जिन्हें चुना गया हो, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे जैसा जंतु उस टावर में एंटर कर पाएगा? रैंडल्फ अपने मन में कहता है, उस टावर में एंटर करना इम्पॉसिबल है। वहां पर एंटर करने के लिए तुम्हारे पास रिलेवेंट टैलेंट और काफी सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि काफी कोइंसिडेंस के बाद हम उसमें एंटर कर पाएंगे। अगर हम सारे गेमर्स को कंसिडर करें फिर भी वहां पर पहुंचने वाले जो प्लेयर्स होंगे उन्हें हम हाथों पर गिन पाएंगे, और अगर हम रैंडल्फ के करंट लेवल के बारे में बात करें तो उसके लिए ये सपने के बराबर ही होगा। हालांकि ये तब होता जब रैंडल्फ कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर होता। देन रैंडल्फ उससे कहता है, चुप रहो और गेट को ओपन करो। उसकी एक हिडन ट्रेट एक्टिवेट हो चुकी होती है, ड्राइड्स नेचर एफिनिटी। वो कहता है, इस फॉरेस्ट को बचाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, तुम बस गेट को ओपन करो। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। काफी दिनों बाद आया ना, इसलिए काफी लॉन्ग वीडियो लाई। अब प्लीज यार इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ, और जैसे ही इसके नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे ना मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।